हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत मजे में भी होगे और खुश भी होगे। एक अलग कॉन्फिडेंस बन चुका होगा पूरे चैप्टर का। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, एबीसी, इनपुट आउटपुट रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, स्टॉक लेवल्स, ईओक्यू, आरओक्यू, सारी चीजें हम लोग के पास खत्म हो गई हैं। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल के अंदर लास्ट क्लास में हमारे सारे क्वेश्चन हो गए थे, सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया था 36, जिसको मैंने आपसे कहा था कि आप रीडिंग करके इसको आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले BQ36, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पक्का इसको पढ़ के आए होंगे। इवन कई सारे बच्चों ने इसे सोल्व भी कर लिया होगा। तो जिन बच्चों ने इसको सोल्व कर लिया है वेरी गुड, लेकिन साथ में बने रहें। और जिन बच्चों ने रीडिंग की है, जितना कहा था उतना ही माना है, उन बच्चों को भी हम साथ लेके चलते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। BQ36 देखेगा, HBL लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट M। तो कोई फिनिश गुड्स M है जिसको हम लोग बनाते हैं। विच हैज अ क्वार्टरली डिमांड ऑफ 20,000 यूनिट्स। यानी इस फिनिश्ड गुड्स की अगर हम एनुअल डिमांड की बात करें बच्चों, तो कितना हो गया। अब तो ऐसे क्वेश्चन कर करके थक गए हैं। 80,000 यूनिट्स, और मैं आगे लिख भी रहा हूं, ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्स, ये रिक्वायर्स क्या होगा, रॉ मटेरियल, 3 kilograms एंड 4 kilograms ऑफ मटेरियल एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो 3 किलोग्राम तो एक्स चाहिए और 4 किलोग्राम वाई चाहिए रेस्पेक्टिवली, यानी एक के बाद एक। तो 3 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम मटेरियल एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है। मटेरियल एक्स इज सप्लाइड बाय अ लोकल सप्लायर एंड कैन बी प्रोक्यूर्ड, प्रोक्यूर्ड यानी परचेज करना, at factory stores at any time, hence no need to keep inventory for material X। तो मटेरियल एक्स तो हमें पड़ोस में से मिल जाता है, कोई लोकल सप्लायर है पड़ोस में ही दे रहा है, उसे जब भी जरूरत होती है हम कह देते हैं अरे भाई एक्स भिजवा दो, वो एक्स भिजवा देता है। तो हमें उसका स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक बात है, जब पड़ोस में ही सामान है तो फिर क्यों बिना बात के हम स्टॉक रखेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देंगे, क्यों देंगे। द मटेरियल वाई इज नॉट लोकली अवेलेबल, वाई हमारे अड़ोस पड़ोस में हमें नहीं मिलता, इसका मतलब आपको बाहर से मंगवाना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स टू बी परचेज फ्रॉम अदर स्टेट इन अ स्पेशली डिजाइन ट्रक कंटेनर विद अ कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। 10 टन्स का मतलब 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, 10 टन्स का मतलब 10,000 किलोग्राम्स की कैपेसिटी का कंटेनर है जिसमें हमारा सामान आया करेगा। तो एक ट्रक आएगा, बेसिकली कंटेनर है। कंटेनर ऐसे होता है जैसे ये हमारे ट्रक में बनाता था ना, तो इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे कंटेनर रहता है पूरा। इस कंटेनर के अंदर 10,000 किलोग्राम सामान या 10 टन सामान आपका आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ओके। इसका एक मतलब ये भी है कि अगर आपको 12,000 टन मंगवाना है, सॉरी 12,000 किलोग्राम मंगवाना है, तो एक ऑर्डर में नहीं आएगा, क्योंकि एक ट्रक की कैपेसिटी 10,000 किलोग्राम है। तो ये एक अच्छा पॉइंट इसके अंदर दिया है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपके थे, वहां पर कहीं पर भी आपको जब ऑर्डरिंग कॉस्ट दी जाती थी तो क्या कहा जाता था कि ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर आप 5 केजी मंगवाओ, 50 केजी मंगवाओ, 5,000 केजी मंगवाओ, कॉस्ट पर ऑर्डर सेम रहेगी। लेकिन यहां पर 10,000 किलोग्राम से ऊपर अगर आपने आरओक्यू रखा, मान लो मैंने आरओक्यू रखा 12,500 केजी, तो एक ट्रक में सामान नहीं आ सकता, फिर मेरे को 2 ट्रक के पैसे देने पड़ेंगे। तो ये इसमें अच्छी बात है। अब देखिए पता नहीं आगे काम आएगी या नहीं आएगी, वो आगे पढ़ेंगे। कह रहे हैं द कॉस्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द मटेरियल आर एज गिवन बिलो, पर्टिकुलर्स मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई, परचेज प्राइस पर केजी एक्सक्लूडिंग जीएसटी 140 एंड 640। ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी 18% है। ओके। ये तब इंक्लूड होगा जब हमें इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, मिल जाएगा तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फ्रेट पर ट्रिप फिक्स्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इन्होंने कह दिया कि एक ट्रिप का जो है क्वांटिटी कितनी भी हो हमारा फिक्स है 28,000। यानी आप 5 केजी मंगवाओ, 10 केजी मंगवाओ, 100 केजी, 1000 केजी, हम 28,000 ही लेंगे पर ट्रिप का, कितने भी किलोग्राम मंगवाओ। लेकिन 10,000 किलोग्राम से ऊपर आ ही नहीं सकता एक ट्रक में। अगर आपने 12,500 का ऑर्डर दिया तो 2 ट्रक लगेंगे, 2 ट्रिप मानी जाएंगी। ये अभी आगे आपको समझ में आएगा। लॉस ऑफ मटेरियल इन ट्रांजिट ऑन परचेज क्वांटिटी 2%। पहले वाले का कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो तो पड़ोस में से आ रहा है, रास्ते में कोई लॉस नहीं है। लॉस इन प्रोसेस ऑन परचेज क्वांटिटी, मटेरियल एक्स का 4 और वाई का 5%। तो इसका तो परचेज क्वांटिटी का 4% लॉस हो जाएगा,
और इस वाले का परचेज क्वांटिटी का यहां पे भी लॉस होगा और यहां पर भी, तो 7% मटेरियल आपका लॉस हो जाएगा। ओके, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन, द कंपनी हैज टू पे 15% पर एनम टू बैंक फॉर कैश क्रेडिट फैसिलिटी। ये आपके कैरिंग कॉस्ट के काम आएगा। और कैरिंग कॉस्ट के लिए मैं आपको बता दूं, आपके पास ये काम आएगा सिर्फ और सिर्फ मटेरियल वाई में, क्योंकि एक्स का तो आप स्टॉक मेंटेन ही नहीं करते, एक्स तो पड़ोस में से मंगवाते हो। इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल, क्लियर क्लियर लिखा है, तो जीएसटी हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ओके, ये पूरी सिचुएशन, पूरा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल एक्स एंड वाई। मटेरियल एक्स और वाई का आपको कॉस्ट पर केजी बताना है। मैं आपको बता दूं, ये जो रास्ते में लॉस हो रहा है और परचेज क्वांटिटी पे लॉस हो रहा है, पहले से बताया गया इतना इतना, कुछ नहीं बोला गया। नॉर्मल लॉस माना जाएगा कि इतना होता ही है हर बार, तभी तो हम आपको बता रहे हैं। और एबनॉर्मल होता तो क्लियर बताता, या फिर लिखता ड्यू टू इनएफिशिएंसी, ड्यू टू हमारी कोई लीनियंसी है उसकी वजह से। तो ये नॉर्मल लॉस है दोनों के दोनों, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रिक्वायरमेंट में सबसे पहले का है कॉस्ट पर किलोग्राम ऑफ मटेरियल एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की पर केजी आपको कॉस्ट बतानी है। इसके लिए हमें अब बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि आखिर हमें प्रोडक्शन कितना करना है। प्रोडक्शन करने के बाद में हमें देखना पड़ेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना होगा। कंजम्पशन के बाद हमें देखना पड़ेगा कि आखिर हमें परचेज कितना करना पड़ेगा। तो पहले इसका हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट के अंदर हम लोगों को बनाना पड़ेगा क्वांटिटी टू बी परचेज की, आखिर क्वांटिटी परचेज कितनी की जाएगी। आ जाइए पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। BQ 36, बहुत ही सिंपल सोवर सा लड्डू सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा सा लैंग्वेज नई है, चीजें छोटी छोटी सी कुछ बातें नहीं है। वैसे आपको इसमें कुछ खास नया लगने वाला नहीं है, क्योंकि अब तो आप खुद पुराने हो गए हैं। आ जाओ। BQ 36 सबसे पहले हम बना रहे हैं वर्किंग नोट। सर एग्जाम में भी वर्किंग नोट पहले बना सकते हैं क्या? यस बच्चों, एग्जाम में भी आप वर्किंग नोट पहले बना सकते हैं, पूरी तरीके से अलाउड है। कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड। जी, कितनी क्वांटिटी हम लोग परचेज करेंगे। अब देखिए, जो बुक में इसका सॉल्यूशन है उसे आप देखेंगे तो स्टेटमेंट बना के किया हुआ है। मैं स्टेटमेंट बना के नहीं कर रहा, मैं आपको लाइंस में लिखवा के कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना होना है। और फिनिश्ड गुड्स का नाम हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर, प्रोडक्ट एम, प्रोडक्शन ऑफ एम एनुअल 20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 4 क्वार्टर्स, 80,000 यूनिट्स। हमें पूरे साल में 80,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एनुअल निकाल रहे हैं भी पूरे साल का। इसमें हमारे पास दो मटेरियल हैं, एक है मटेरियल एक्स और एक है आपके पास मटेरियल वाई। ओके, 80,000 यूनिट्स फिनिश्ड गुड्स की। और जरा देखिए रॉ मटेरियल एक्स और वाई कितना कितना लगते हैं, क्वेश्चन में गिवन है 3 किलोग्राम एक्स का और 4 किलोग्राम वाई का। तो ये 3 किलोग्राम्स और ये 4 किलोग्राम्स, तो इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम होना है आपका, 2,40,000 किलोग्राम। और ये हो गया 3,20,000 किलोग्राम। ओके, इतना नोट करिए, फिर आपको बताता हूं कि लॉस की वजह से परचेज क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। क्वेश्चन में कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होता तो कंजम्पशन में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देते और ओपनिंग को माइनस कर देते, तो आपके पास परचेज निकल आती। ऐसा कोई सीन नहीं है, यहां लॉस का सीन दिया हुआ है, ठीक है। अब लॉस के सीन में होगा क्या, उसकी आपको करनी पड़ेगी अंडरस्टैंडिंग। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल सा है। इसको मैं यहां पर बीच में बंद कर रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं अंडरस्टैंडिंग।
ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना जी, अंडरस्टैंडिंग करवाइए। देखो ये है हमारे पास फैक्ट्री, यहां पर होगी कंजम्पशन रॉ मटेरियल की, ठीक है। ये है हमारे पास स्टोर, फैक्ट्री और स्टोर आ गए, दोनों से बहुत अच्छी तरीके से आप लोग इनके जानकार हैं, ये किस तरह से काम करते हैं। और रॉ मटेरियल हमें खरीदना है सप्लायर से, ठीक है। यहां से यहां जो होती है वो कंजम्पशन होती है, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यहां से यहां पर होती है परचेज। देखो पर केजी रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है तो स्टार्टिंग होती है परचेज से। पहले परचेज लेंगे, उसके बाद में उसमें जीएसटी जोड़ना है नहीं जोड़ना है, बाकी चीजें क्या करनी है वो सब देखी जाएंगी, ठीक है ना। तो अब कंजम्पशन तो हमारे पास आ गई, परचेज कितना करेंगे वो सीन है। तो परचेज में आप जितनी भी परचेज क्वांटिटी आपकी होगी उसका कुछ परसेंट लॉस हो जाएगा। कंजम्पशन में आपको यहां पर बता दूं, मेरे पास आ चुका है दो मटेरियल हैं एक्स और वाई, इसकी 2,40,000 किलोग्राम और इसका 3,20,000 किलोग्राम आपको कंज्यूम करना है। ओके सर, ये बात क्लियर है बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग आपको नोट करनी है साथ के साथ। अब परचेज कितना करना है वो पॉइंट है। तो परचेज आप जितना करते हो क्या आपको रिसीव उतना ही होता है या कुछ लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो हम जितना भी परचेज करते हैं उसका 4% लॉस हो जाता है केस एक्स में। जरा देखिए, एक दो लाइनें छोड़ के लिखेंगे, परचेज माइनस लॉस इन ट्रांजिट माइनस लॉस इन प्रोसेस इक्वल्स टू मटेरियल यूज्ड और कंज्यूम्ड, ठीक है। अब जरा देखिए, पहले हम बात करते हैं इन केस ऑफ एक्स। जितना भी आप परचेज करोगे लॉस इन ट्रांजिट कुछ भी नहीं होगा, लेकिन प्रोसेसिंग में 4% ऑफ परचेज लॉस हो जाएगा। और मटेरियल यूज्ड और कंज्यूम्ड कितना करना है आपको, 2,40,000 किलोग्राम्स। ओके, इसका मतलब परचेज में से 4% चला गया तो 96% ऑफ परचेज इक्वल टू 2,40,000 किलोग्राम्स। आराम से इस बात को समझना, एक मिनट के लिए रुक जाओ, एक मिनट के लिए रुक जाओ, आराम से समझो। हम जितना भी परचेज करेंगे उसमें से 4% आपका लॉस हो जाएगा, इसका मतलब सिर्फ 96% ही तो यूज हो पाएगा। और यूज करना कितना है, हमें यूज करना है 2,40,000 किलोग्राम। वो कैसा आया था, 80,000 यूनिट बनानी है, हर यूनिट पे 3 kg आपका यूज होना है, कंज्यूम होना है, इतना चाहिए। परचेज के लिए नहीं बताया क्वेश्चन ने, ये जो क्वेश्चन ने लाइन आपको यहां पर बताई है ये परचेज के लिए नहीं है। आपके पास यहां पर ये जो लिखा है ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम की उसको नीड है, जरूरत है, उतना कंज्यूम करना है। कह रहे हैं कि मटेरियल प्रोसेस में लॉस हो जाएगा परचेज क्वांटिटी का, या ट्रांजिट में लॉस हो जाएगा, तो वो कंज्यूम नहीं हुआ, वो तो लॉस हो गया, वो तो गया। हमारे को परचेज करना पड़ेगा पूरा 3 kg, हमें इफेक्टिवली चाहिए। जो लॉस हो गया वो अलग से परचेज करना पड़ेगा। मतलब सर क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत सिंपल, आराम से सुनो, जितना भी परचेज करेंगे उसका 4% लॉस हो जाएगा, यानी परचेज का 96% ही कंजम्पशन में आ पाएगा आपका। बात समझ रहे हैं। अब मुझे बताइए कंजम्पशन कितनी है, 2,40,000, तो खरीदना ज्यादा पड़ेगा। कितना खरीदना पड़ेगा सर, ये देखो अभी बताते हैं कितना खरीदना पड़ेगा। परचेज इक्वल टू 2,40,000 किलोग्राम्स डिवाइडेड बाई 96% इक्वल टू 2,40,000 डिवाइड बाई 96%, 2,50,000 किलोग्राम आपको परचेज करना पड़ेगा। अब जरा देखो क्या हुआ, परचेज 2,50,000 किलोग्राम माइनस लॉस इन ट्रांजिट 0 माइनस लॉस इन प्रोसेस इक्वल टू 4% ऑफ परचेज।
ठीक है, 4% ऑफ 250 हो गया 10,000 इक्वल टू कंज्यूम कितना हो गया 2,43,40,000 आपका कंजम्पशन में आ गया। बात समझ रहे हो, बहुत सिंपल सी बात है। बस ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो यही है। बिल्कुल इसको ऐसे लिख लो, यहां पे लिखेगा वेरिफिकेशन। परचेज माइनस लॉस माइनस प्रोसेस इक्वल टू कंजम्पशन। इसे नोट करिए, आपको बात क्लियर हो रही होगी किस तरीके से चल रहा है। अब y का आप लोग बताओ, देखो इतने एक्सपर्ट आप लोग हो चुके हो, y का आप लोगों को बताना है y का कितना आएगा। y के लिए बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि भैया 2% रास्ते में लॉस हो जाएगा परचेज का, और परचेज का 5% प्रोसेस में, इसका मतलब 7% लॉस हो जाएगा। अब बताओ y का कैसे निकालूं। बात समझ रहे हैं आप लोग कैसे चल रहा है ये। अब मुझे बताइए y का किस तरीके से हम लोग निकालें। y परचेज माइनस रास्ते में लॉस 2% ऑफ परचेज, प्रोसेस में लॉस 5% ऑफ परचेज इक्वल टू कंजम्पशन। कंजम्पशन आपको मालूम है कितनी है, इसकी 3,20,000 है, तो 93% परचेज इक्वल टू 3,20,000 किलोग्राम। परचेज इक्वल टू 3,20,000 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 93% इक्वल टू, ये हो गया 3,44,086 किलोग्राम्स। ओके सर, ये हमारा बंद। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसका वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। वर्किंग नोट हमने ऊपर छोड़ा हुआ है, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। इसे नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा आसान। स्टॉक वैल्यूएशन के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन 26 हमारा छूटा हुआ है, वो बीच में हम लोगों ने छोड़ दिया था बस। उसके बाद में स्टोर लेजर, फीफो लीफो वेटेड एवरेज, वो कोई कंसेप्ट है। फीफो लीफो वेटेड एवरेज छोटा छोटा बच्चा जानता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज, टोटल कॉस्ट, टोटल यूनिट, बहुत ही सिंपल बच्चों का खेल, चुटकियों में हो जाए, चुटकियों में, मजे में, खटाखट। ये हो गया हमारा। अब जरा देखिए वर्किंग नोट देखते हैं। वर्किंग नोट में सबसे पहले हमने निकाला कि आखिर प्रोडक्शन कितना होना है 80,000 यूनिट्स। फिर हमने निकाला रॉ मटेरियल की कंजम्पशन कितनी होगी 3 और 4, 240 और 320। पर क्योंकि रास्ते में और प्रोसेस में लॉस हो जाएगा, तो जो वो लॉस हो रहा है वो भी परचेज करना पड़ेगा, तो परचेज ज्यादा करना पड़ेगा, जिससे कट कटाकर 240 और 320 बच जाए और हमारी 80,000 यूनिट बनके तैयार हो जाएं। अब इसी के कंजम्पशन के नीचे ये अंडरस्टैंडिंग चली जाएगी। अब कंजम्पशन के नीचे ही सीधे हमें लिखना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एनुअल, बहुत सिंपल। मटेरियल एक्स, सिंपली कुछ नहीं करना, जितनी भी कंजम्पशन है आपकी, कंजम्पशन डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज का बटन। कंजम्पशन कितनी होनी है 2,40,000 किलोग्राम्स डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस कितना होना है 4, परसेंटेज का बटन आ गया जी 2,50,000 किलोग्राम। बस इतना सा करना है, हो गया कि नहीं हो गया सिंपल। लेकिन पता तो हो कि हो कैसे रहा है, वरना कैसे करेंगे। मटेरियल वाई, इसके लिए फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे ऊपर फॉर्मूला एक बार लिख चुके हैं। 3,20,000 किलोग्राम 100 माइनस 2 माइनस 5 और परसेंटेज, लो जी 93%। 3,20,000 डिवाइड बाई 93%, 3,44,086 किलोग्राम्स। ये हमारा पूरा वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया यहां पर। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेट कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल एक्स एंड वाई। अब हम आएंगे क्वेश्चन के
मेन आंसर पर। तो स्टेटमेंट बनाकर दिखा रहे हैं इसको हम, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल एक्स एंड वाई। ठीक है जी, क्वेश्चन के अंदर कुछ खास दिया ही नहीं है, जीएसटी दिया है जो लेना नहीं है, कोई कंटेनर्स नहीं है, कोई इसके अलावा इंश्योरेंस, कोई कुछ नहीं दिया हुआ, बिल्कुल सिंपल है, सीधे सीधे 2-3 आइटम है और उन्हें रख के हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा जी। मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई पर्टिकुलर्स। सबसे पहले परचेज कॉस्ट, ये 2,50,000 किलोग्राम खरीदना पड़ेगा, इसका प्राइस देख लो कितना दिया है 140, और ये खरीदना पड़ेगा 344,086 और इसका प्राइस देख लो कितना है 640। बहुत सारे पैसे, 2,50,000 इंटू 140, ये हो गया जी 1 2 3 4 5 6 6 जीरो है, 3 5 1 2 3 4 5 6, 3,50,000। और ये हो गया भैया 22 करोड़ 2,15,040। ओके, ये दोनों मटेरियल की परचेज कॉस्ट आ गई। इसके बाद में जीएसटी का इनपुट क्रेडिट है, नहीं जोड़ना। उसके बाद में हमारे पास जो सिर्फ कोई इंश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रेट है, वो भी मटेरियल वाई का। फ्रेट, फ्रेट जी यहां पर है ही नहीं, ये लोकल सप्लायर से आता है, कोई ऑर्डरिंग कॉस्ट ही नहीं है, कोई फ्रेट ही नहीं है। यहां पर फ्रेट लेना है, कैसे लगाऊं फ्रेट? बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। देखो 344,086 इतना सामान मंगवाना है आपको, परचेज करना है। एक बार में कितना परचेज कर सकते हो? 10,000, उससे ऊपर परचेज ही नहीं कर सकते। तो हम ये मान रहे हैं कि हम 10,000 का ही एक ट्रक मंगवाते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए, निकालना जरा। 34.4 और 35 ऑर्डर्स हो गए आपके पास। एक ऑर्डर की कीमत कितनी है जरा देखिए, 28,000 है एक ऑर्डर की कॉस्ट। निकाल लो इसका फ्रेट कितना जा रहा है, 28,000 इंटू 35, 9,80,000 का इसका फ्रेट चला गया। बस जी यही है, और कुछ भी नहीं। ये हमारे पास आ गई टोटल कॉस्ट 3,50,00,000 और जी ये आ गया 22,02,150,40 प्लस 9,80,000, 22,11,95,040 रुपीज। ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसे डिवाइड करना है अब इफेक्टिव क्वांटिटी से, डिवाइडेड बाई इफेक्टिव क्वांटिटी। यहां ध्यान रखना है क्वांटिटी कौन सी लेनी है। देखो परचेज करते टाइम पे क्वांटिटी कौन सी, जो परचेज करी है, और जब डिवाइड करते हैं तो क्वांटिटी कौन सी, जो इफेक्टिव क्वांटिटी लॉस माइनस करने के बाद आई है। तो हमारे पास इफेक्टिव क्वांटिटी यहां पर कितनी, 2,40,000 किलोग्राम, और यहां पर 3,20,000। बाकी क्या हुआ जी, 2,50,000 में से 10,000 का लॉस हो गया प्रोसेसिंग में, और 344,86 का आपका 2% इन ट्रांजिट लॉस हो गया और 5% प्रोसेसिंग में। तो इसका 320 बचा और इसका 240। ओके, ये हमारे पास आ गया कॉस्ट पर केजी। बात खत्म। बहुत 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 आसान, बहुत ही आसान निकला सर, ये तो है ही आसान, तो आसान ही निकलेगा। कॉस्टिंग के अंदर कोई भारी चीज इन्होंने दी नहीं। ये चाहते हैं कि बच्चा नंबर लेके आए बहुत बढ़िया वाले, 145.83333333, और ये हो गया जी 22,11,95,040 डिवाइडेड बाई 3,20,000, 691.2345। तो 23 पे मैं रुक रहा हूं। इसको पॉइंट नंबर 1 को नोट करिए। सेकंड पॉइंट इससे भी ज्यादा आसान है, बिल्कुल बच्चों वाला है। सेकंड पॉइंट और भी ज्यादा आसान है।
इसे नोट करो एक बार। चलो जी, ये नोट कर लिया सारे बच्चों ने। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 कह रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालो भाई, ईओ क्यू निकालना है। ओके सर, अंडर रूट 2AO डिवाइड बाई सी। सबसे पहले मटेरियल एक्स, 2 मल्टीप्लाई बाई ए का मतलब क्या है, ए का मतलब कंज्यूम नहीं है, परचेज है। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज, 2,50,000 परचेज किया है, बहुत बढ़िया। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लग रही है इस पे, जीरो। जीरो कैसे, लोकल सप्लायर से आता है, ट्रक व्रक में आता ही नहीं, जीरो ऑर्डरिंग कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट 15% ऑफ 145.83 अंडर रूट, बता दूं जीरो आंसर हो गया। कैसे हो गया जीरो आंसर, ये जीरो हो गया ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ही नहीं, पड़ोस में से मंगवाना है, तो हमारे को कोई ईओक्यू कोई है ही नहीं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जितना भी मंगवाओगे सबका सब बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि जितनी जरूरत होगी उतना मंगवाएंगे। क्वेश्चन ने कह ही दिया जब जरूरत हो तब स्टॉक मंगवा लो, इसे कहते हैं जस्ट इन टाइम। जब थ्योरी वाली क्लास आएगी उसमें मैं बताऊंगा आपको जस्ट इन टाइम का मतलब। जस्ट इन टाइम के अंदर क्या कंसेप्ट होता है कि हमें स्टॉक जब चाहिए तब मिल जाता है, तो इसमें हमारी जो कैरिंग कॉस्ट होती है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि स्टॉक हम रखते ही नहीं। और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है अगर पड़ोस में से आ जाए वो भी जीरो हो सकती है। तो कैरिंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट में से कुछ भी जीरो हो जाए, कि भाई कैरिंग कॉस्ट जीरो है या ऑर्डरिंग कॉस्ट जीरो, तो आपका ईओक्यू हमेशा जीरो हो जाएगा। तो जस्ट इन टाइम कंसेप्ट आएगा थ्योरी में, तब देखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई परचेज कितना किया था भाई, परचेज 344,086, ऑर्डरिंग कॉस्ट 28,000 है एक ट्रक की, डिवाइडेड बाई 15% ऑफ 691। परचेज प्राइस कितना है उससे मतलब नहीं है, इफेक्टिव प्राइस कितना है उससे मतलब होता है। निकालो कितना आ रहा है, चैंपियन हो तुम लोग। 691.23 का 15% मैंने डाल दी मेमोरी में, 0.23 का 15%, हाँ ठीक है। और ये 2 इंटू 344,086 इंटू 28,000 डिवाइडेड बाई और अंडर रूट 13,632.34 किलोग्राम्स। लो जी, क्वेश्चन खत्म हो गया, बस इतना सही था ये क्वेश्चन। बहुत 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 ज्यादा आसान, नोट कर लो। सर इतना सिंपल निकला, कुछ भारी नहीं है, सब आसान है, अब सब खत्म हो गया। आसान आसान क्वेश्चन बचे हैं, आज की क्लास बिल्कुल लड्डू क्लास है, बिल्कुल बच्चों वाली क्लास। अभी ये क्वेश्चन 26 एक हमारा पेंडिंग है, वो करवा दूं, उसके बाद तो फीफो लीफो वेटेड एवरेज करवाऊंगा तुम्हें। बच्चे कहते हैं हम खुद कर लेंगे, सारे क्वेश्चन हम खुद कर लेंगे, नहीं, कुछ क्वेश्चन तुम्हें दूंगा, कुछ तुम्हारे साथ में बैठ के मैं करवाऊंगा, दोनों मिलके करेंगे, ऐसे नहीं। आ जाओ, BQ 26 पीछे छूट गया था हमारा एक, मैंने कहा था बाद में करवाऊंगा, ये रहा 26। आ जाओ, BQ 26 बहुत ही सिंपल सोवर सा है, बहुत ही सिंपल सोवर सा। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको किस तरीके से पूरे चैप्टर का रिवीजन करना है। एक चैप्टर के एंड में सजेस्टेड रिवीजन देते हैं, वो भी बताऊंगा। आज बहुत सारी चीजें बतानी है। इस चैप्टर के खत्म होने पे बेसिकली हम टोटल 15 चैप्टर्स को किस तरीके से रिवाइज करेंगे, टेस्ट किस तरीके से होगा, सारी चीजें इसमें मेरे को आपको समझानी है। और बहुत ही एक परफेक्ट तरीका है, एकदम परफेक्ट तरीका, उस तरीके को हम देखेंगे कि किस तरीके से सब कुछ हमारे पास चलेगा जी। BQ 26 पेज नंबर है आपका 1.17, पेज नंबर 1.17, BQ 26। ये कितना स्टॉक आपको रखना चाहिए बताता है। देखो हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, एक बल्कि कंसेप्ट देखा था कहना चाहिए, कि हम मिनिमम स्टॉक एक कंपनी को बता देते हैं कि आप इतना मिनिमम स्टॉक रखो।
कंपनी उतना स्टॉक मेंटेन करती है या उससे कम, उसे बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। जो एक्चुअल में रखते हैं उसे सेफ्टी स्टॉक। तो कंपनी कम रखेगी क्यों, ये बात थी। तो एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर हमने करा था रिस्क वाला, आपको ध्यान हो कि कंपनी इतना रिस्क लेना चाहती है। इसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन है जो इसके ऊपर ऐसी क्लैरिटी देगा कि आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक आउट क्या होता है। इसको बहुत आराम से समझना है, इकलौता क्वेश्चन नहीं है ऐसा, स्टडी मटेरियल के अंदर है, कॉपी पेस्ट छप के आएगा जिस भी दिन आएगा, और पूरे 10 नंबर का आएगा। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। आराम से देखिएगा कैसे चल रहा है ये। देखो, मेसर्स टायरो ट्यूब्स ट्रेड इन 4 व्हीलर टायर्स एंड ट्यूब्स। ठीक है जी, 4 व्हीलर के जो टायर ट्यूब होते हैं वो बेचते हैं, जैसे एमआरएफ वाले हो गए और इस तरीके से ब्रिज स्टोन, ऐसे बहुत सारे टायर आते हैं, तो उसके ये सब काम करते हैं, उसको ट्रेड करते हैं। इट स्टॉक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ टायर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी व्हीकल। हर व्हीकल का इनके पास टायर रहता है, स्टॉक रहता है। In year end 21-22, the reports of sales manager reveals that Messrs Tyro Tubes experienced stock out of tires. तो सेल मैनेजर ने बताया कि कई बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है टायरो ट्यूब्स के साथ कि उसका स्टॉक आउट हो गया। नीचे बताया कि स्टॉक आउट कितना कितना हुआ है। 100 टायर्स का हुआ है, कई बार 80 का हुआ है, कई बार 50 का, कई बार 20 का, कई बार 10 का, कई बार 0 का। और कितनी कितनी बार ऐसा हुआ है सामने वो भी दिया है। 2 बार ऐसा हुआ है कि 100 टायर्स शॉर्ट पड़ गए आपको। 5 बार ऐसा हुआ है कि 80 टायर्स शॉर्ट हो गए। 10 टाइम्स 50 टायर्स शॉर्ट हो गए। 20 टाइम्स 20 टायर, 30 टाइम 10 टायर, और 33 टाइम ऐसा हुआ है कि कोई शॉर्ट नहीं हुआ। 0 का मतलब है कोई स्टॉक कम नहीं पड़ा। ठीक है जी, अब ये होता कैसे है, आराम से समझने वाली बात है। देखिए होगा क्या, यह है आपका स्टोर, ठीक है, यह है सप्लायर। आरओएल यानी कब हमें ऑर्डर देना चाहिए, आराम से बात को समझना, हमें कब ऑर्डर देना चाहिए। इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। इस सिचुएशन में कभी स्टॉक आउट नहीं हो सकता, क्योंकि हम मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम पर ही फोन मिला देते हैं सप्लायर को कि स्टॉक भेजो। तो कितना भी मैक्सिमम टाइम लग जाए और कितनी भी मैक्सिमम कंजम्पशन हो जाए, स्टॉक आउट नहीं हो सकता। फिर दूसरा फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक। तो ऐसी सिचुएशन में हम एवरेज इंटू एवरेज लेते हैं। अगर कभी एवरेज से ज्यादा लीड टाइम लग गया या एवरेज से ज्यादा कंजम्पशन हो गई, तो उस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए हमने रिजर्व में कुछ सेफ्टी स्टॉक रखा हुआ है। ये हमारे पास पूरी कहानी रहती है। अब ये जो सेफ्टी स्टॉक है, अगर आपने सफिशिएंट रखा है तो स्टॉक आउट नहीं होगा, लेकिन अगर आपने सेफ्टी स्टॉक कम रखा हुआ है तो आप रिस्क ले रहे हो और स्टॉक आउट हो जाएगा। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि हमारा स्टॉक आउट हुआ है, इसका मतलब ये सफिशिएंट सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे। अगर ये सफिशिएंट सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करेंगे तो जितने में ट्रक हमारे पास आएगा सामान लेकर, ये स्टॉक लेकर आ रहा है हमारे पास, गो 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 गो, जब तक ये हमारे पास लेकर आएगा तब तक हमारा स्टॉक खत्म नहीं होगा। अगर एवरेज इंटू एवरेज से ज्यादा समय भी लग गया, मान लो इसने एवरेज से थोड़ा ज्यादा मैक्सिमम टाइम ले लिया और कंजम्पशन भी मैक्सिमम हो गई, तो भी सेफ्टी स्टॉक से इस्तेमाल कर लेंगे, स्टॉक शॉर्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट पड़ रहा है, इसका मतलब आपके पास सफिशिएंट स्टॉक नहीं है। ओके, तो इसका मतलब इनके पास सेफ्टी स्टॉक शॉर्ट है, कम रखे चल रहे हैं। तो इन्होंने पूरी कहानी बताई, भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है। ओके, मेसर्स टायरो ट्यूब्स लॉस 150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। कह रहे हैं कि एक भी यूनिट अगर स्टॉक आउट हो जाती है तो 150 का नुकसान हो जाता है। ऐसे कैसे नुकसान हो जाता है, बेसिकली ये एक टायर पे 150 का प्रॉफिट कमाते होंगे। जैसे ही कभी भी हमारे पास कस्टमर आया कि भाई साहब एक टायर दे दो, मेरा जो है टायर पंचर हो गया है या मेरा टायर खराब हो गया है, ये टायर मेरे को दे दो। सामने वाले ने हमसे टायर मांगा, हमारे पास टायर नहीं है, तो जो हम 150 रुपीज कमा सकते थे वो नहीं कमा पाए, क्योंकि एक टायर पे 150 का प्रॉफिट हम अर्न कर रहे होंगे। तो स्टॉक आउट होता है तो 150 का हमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि कस्टमर फिर दूसरी दुकान से ले लेगा। हजारों दुकानें, हमारे पास टिकेगा थोड़ी, उसका टायर पंचर हो गया है, बस्ट हो गया, अब वो इंतजार थोड़ी करेगा 5-7 दिन में आपका टायर आएगा तो आपसे ही लेगा। वो दूसरी दुकान पे पड़ोस में जाएगा, खरीदेगा और आगे बढ़ेगा। आगे कह रहे हैं एंड स्पेंड 50 रुपीज पर यूनिट ऑन कैरिंग ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन अगर हम टायर का स्टॉक रखें तो 50 रुपीज पर यूनिट हमें उस पर खर्च करने पड़ेंगे। तो इन्हीं दोनों की बैलेंसिंग हमें देखनी है। एक लाजवाब क्वेश्चन है ये, आपसे कहा गया है डिटरमाइन ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल। आपको बताना है
कि कितना सेफ्टी स्टॉक कंपनी को मेंटेन करना चाहिए। ओके, देखो अगर आप ये चाहते हो कि कंपनी का कभी स्टॉक आउट हो ही ना, कभी भी कंपनी का स्टॉक आउट ना हो, तो बड़ा सिंपल सा है, 100 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रख लो। रीजन, अगर कोई 10 यूनिट्स मांगने आया पीछे से, जब हमने यहां पर फोन मिलाया और ट्रक वाला रास्ते में है, इसी बीच हमसे कोई 10 यूनिट्स मांगने आया, तो आपके पास कितना सेफ्टी स्टॉक है? आपके पास तो 100 यूनिट्स हैं, तो कोई शॉर्टेज ही नहीं होगी। अगर कोई आपसे 20 मांगने आए, 50 मांगने आए, 80 मांगने आए, 80 यूनिट्स मांगने आए कोई हमें, तो हमारे पास तो 100 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक है, कोई शॉर्टेज होगी नहीं, इसमें से उठा के दे देंगे। कोई अगर 100 यूनिट मांगने आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास 100 यूनिट सेफ्टी स्टॉक में। अच्छा, इनमें से कोई आएगा एक ही, या तो 10 या तो 80 या तो 100। यहां जो ये नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हैं ये क्यूमुलेटिव है, कि 10 मांगने आया, 20 मांगने आया, तो टोटल 20 है, कि 20 बार ऐसा हुआ कि 20 यूनिट्स की डिमांड आई थी, 10 बार ऐसा हुआ कि 50 यूनिट की डिमांड आई थी, 5 बार ऐसा हुआ 80 यूनिट की, और 2 बार ऐसा हुआ कि 100 यूनिट्स की डिमांड आई। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जोड़कर, ये इंक्लूडेड है। ओके, तो मैक्सिमम डिमांड पीछे से कितनी आ सकती है? 100 टायर्स की, तो आप 100 टायर का सेफ्टी स्टॉक रखो ना, बात खत्म। लेकिन ये कह रहा है कि आपको बताना है ऑप्टिमम। भाई ये कैसी बात हो गई? ऑप्टिमम का क्या मतलब हुआ? ऑप्टिमम का मतलब है, अब हम ना चेक करेंगे कि 100 टायर्स को रखने का खर्चा कितना है और हमारा नुकसान कितना हो रहा है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसके अंदर ये दिए हुए नंबर ऑफ टाइम्स। जब किसी चीज के अंदर नंबर ऑफ टाइम्स दिए होते हैं तो हमें निकालनी पड़ती है उसकी प्रोबेबिलिटी, कि आखिर इसकी प्रोबेबिलिटी है कितनी। प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो पहले हमें इसका टोटल करना पड़ेगा कितना है। तो 2 + 5 + 10 + 20 + 30 + 33, इसका टोटल 100 है। 100 है तो बड़ा आसान हो गया। 100 का 2 कितना होगा? 2%। 5 कितना होगा? 5%। 10 कितना होगा? 10%। 20 कितना होगा? 20%। 30 कितना होगा? 30%। और 33 कितना होगा? 33%। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत आसानी से निकल गई। प्रोबेबिलिटी मुश्किल कब होती? जब ये क्या कर देता है, इसकी जगह मैं बताता हूँ, ये इसको कर देता जैसे कि 1 और 2.5, या इसको डबल डबल करता हूँ सबको, जैसे इसको 4 कर देता, इसको 10, इसको 20, इसको 40, इसको 60 और इसको 66। तब हमारा ये जो टोटल होता है ये 200 आता। तब हमें निकालने में होता कि 200 का 4 कितने परसेंट होगा, तो 2% होगा। लेकिन इन्होंने सीधे हमें 100 दे दिया, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो गया। तो जितनी यहाँ पर टाइम्स लिखा है उतनी ही इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब इस क्वेश्चन को किया कैसे जाएगा, हम अलग अलग सेफ्टी स्टॉक लेवल लेकर देखेंगे कि अगर हम 100 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं तो क्या होगा, अगर 80 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं तो क्या होगा, 50 का करते हैं, 20 का करते हैं, 10 का करते हैं और 0 का करते हैं तो क्या होगा। तो हमें 5, 1 2 3 4 5, हमें 6 अलग अलग केस देखने हैं इस क्वेश्चन में। 6 के 6 केस में हम ये देखेंगे कि हमारी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, मतलब स्टॉक आउट कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी। बहुत आराम से देखना है, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आपको देखना है। पहले मैं आपको 100, 80 और 50 तीन सोल्व करके दिखाऊंगा। तीन सोल्व करने में आप नोट नहीं करेंगे, फिर मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा। इस क्वेश्चन को करना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत सिंपल है, सिर्फ एक बार आराम से समझने की जरूरत है। आ जाइए प्रैक्टिकल बुक और BQ 26। आप लोग इसको नोट नहीं करेंगे, पहले मैं इसको बनाऊंगा, उसके बाद में पहले 3 लेवल आपको देखना है। स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक। देखो साथ में लिखोगे ना तो समझ नहीं पाओगे, मैं लिखने का टाइम दूंगा आप लोगों को, पहले आराम से समझो चल क्या रहा है। सबसे पहले मेरे को चाहिए सेफ्टी स्टॉक कितना रखूंगा मैं, फिर मेरे को देखना है पीछे से डिमांड कितनी आ सकती है, फिर यहां पर मेरे को देखना है स्टॉक आउट कितनी यूनिट्स का होगा, फिर उसकी देखनी है मुझे प्रोबेबिलिटी। मैं आपको कह रहा हूं लिखना मत, पहले समझना जरूरी है आपको। फिर यहां पर हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट, फिर यहां पर हम निकालेंगे कैरिंग कॉस्ट, और यहां पर दोनों को जोड़ के निकालेंगे टोटल कॉस्ट। है बहुत सिंपल, लेकिन आप लोग नोट मत करिएगा।
ये मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, आप लोग मत लिखो, मैं टाइम लूंगा, आराम से पहले समझो। देखो हमें करना क्या है, हमारे को जो यूनिट्स हैं उन यूनिट्स पे हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि कितनी कितनी यूनिट का स्टॉक आउट होता है, उनमें से कोई एक ऑप्शन हमें लेना होता है। ठीक है, अब हमारे पास देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है कि हम 100, 80, 50, 20, 10 और 0 इनमें से कोई भी एक स्टॉक आउट होता है। तो हम इनमें से उठाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे कि अगर हम 100 यूनिट ही रख लें तो क्या होगा। अब जरा देखो, अगर आप 100 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर लेते हो तो आपके पास 100, 80, 50, 20, 10, 0 किसी की भी डिमांड आए आपका स्टॉक आउट नहीं होगा। कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, कोई स्टॉक आउट का कोई नुकसान नहीं। स्टॉक आउट हो ही नहीं सकता क्योंकि आपके पास कभी शॉर्टेज होगी ही नहीं। लेकिन आपको ये जो 100 यूनिट्स हैं इन्हें मेंटेन करने का खर्चा देना पड़ेगा, और एक यूनिट को मेंटेन करने की कैरिंग कॉस्ट है 50 रुपीज। तो 5000 का खर्चा आएगा आपका एनुअल, कि आप ये 100 यूनिट्स मेंटेन करो, कभी कोई स्टॉक आउट की दिक्कत नहीं। आराम से देखिएगा, बहुत आराम से। 50 रुपीज पर यूनिट आप कैरिंग कॉस्ट बियर करिए, 100 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखिए, कभी आपका स्टॉक शॉर्ट नहीं हो सकता। तो 5000 रुपए आपके खर्च हुए और बात खत्म हो गई, आप सेफ हो गए। टोटल कॉस्ट 5000, आप सेफ। बात समझ रहे हैं किस तरह से चल रहा है? बहुत सिंपल है, आराम से समझना। अब कंपनी कह रही है कि अच्छा अगर हम 100 यूनिट का ना रखें, 80 यूनिट का रखें तो क्या होगा। अब अगर आपने 80 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखा है तो देखो, अगर कोई 10 यूनिट्स मांगने आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 मांगने आएगा कोई दिक्कत नहीं है, 50 मांगने आएगा कोई दिक्कत नहीं है, 80 भी मांगने आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो 80 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रख रहे हैं, यहां तक कोई रिस्क नहीं है। लेकिन अगर कोई 100 यूनिट मांगने आ गया पीछे से, जिसके 2% चांस है कि आ सकता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब है सिर्फ चांस है, जरूरी नहीं है ऐसा हो, यह हमारा पुराना एक्सपीरियंस है। प्रोबेबिलिटी इसी को कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन सिर्फ 2% है। तो 2% एक्सपेक्टेशन ये है कि कोई आ सकता है 100 यूनिट मांगने। तो बताइए अगर कोई पीछे से 100 यूनिट्स मांगने आ गया तो कितनी यूनिट आपके पास कम पड़ जाएंगी? 20। 80 पीछे से हमारे पास डिमांड आ गई 100 टायर्स की, तो एक बंदा थोड़ी आएगा 100 टायर्स की डिमांड लेने। एक बंदा आएगा मेरे चारों टायर बदल दो, फिर दूसरा आएगा मेरे को एक स्टेप नहीं चाहिए, फिर तीसरा आएगा कि भाई मेरे चारों टायर बदल दो, फिर एक आएगा मेरी 2 गाड़ियां हैं दोनों के 8 टायर बदल दो, फिर एक आया मुझे 10 टायर दे दो, एक आके बोला मेरा पंचर हो गया 1 टायर दे दो, मेरे टायर बस्ट हो गए। ऐसे टोटल क्यूमुलेटिव 100 टायर्स की आपके पास डिमांड आ गई पीछे से। 80 तो आपने दे दिए, 80 टायर्स के बाद में जब एक भी टायर कोई मांगने आया तो आप कहोगे सर हमारे पास स्टॉक नहीं है, आई एम सॉरी। अब मुझे ये बताओ, ये डिमांड 100 टायर्स की आएगी, इसके चांस कितने हैं? 2%। जो प्रोबेबिलिटी लेनी है वो डिमांड वाली लेनी है कि 100 टायर्स की डिमांड आएगी, इसके चांस सिर्फ 2% है। ओके, तो स्टॉक आउट कॉस्ट के आगे इसके लिए मैंने लिखा है एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट। तो हमारी 20 यूनिट्स शॉर्ट पड़ सकती हैं, एक यूनिट शॉर्ट पड़ने पे 150 का लॉस होता है, 150 रुपीज लॉस होता है, लेकिन इसके चांस सिर्फ 2% है, ये गारंटीड नहीं है। तो इसमें निकाला जाता है एक्सपेक्टेड, जब भी प्रोबेबिलिटी होती है तो एक्सपेक्टेड 150 इंटू 2%, तो 60 रुपीज एक्सपेक्टेड आपका लॉस हो सकता है। ओके, कैरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी इन 80 यूनिट्स को रखने में? इन 80 यूनिट्स को रखने में हमारी कैरिंग कॉस्ट लगेगी 4000। अब अगर हम टोटल कॉस्ट देखें तो 4000 रखने की हुई, और 20 यूनिट्स जो शॉर्ट हो सकती हैं उन पर 150 का लॉस होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी 2% है तो एक्सपेक्टेड ही लिया जाएगा। जब भी किसी चीज में प्रोबेबिलिटी होगी तो लास्ट में प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है हमें कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप सीख जाएंगे, और कई सारे बच्चों को पता है कि प्रोबेबिलिटी होगी तो एक्सपेक्टेड निकालना पड़ेगा। तो 4060 का आपका टोटल खर्चा आया। तो मैं आपको बता दूं 100 यूनिट रखने से बेहतर 80 यूनिट्स रखना है, क्योंकि यहां पर कंपनी की कैरिंग और स्टॉक आउट कॉस्ट का टोटल कम आ रहा है। अब तीसरा केस, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा। 80 के बाद में बताइए कितनी यूनिट्स का अगला ऑप्शन मेरे पास खुलता है? अब 80 के बाद में मेरे पास अगला लेवल खुलता है 50 यूनिट्स रखने का। ओके ठीक है सर, 50 यूनिट्स का रखते हैं। अगर 50 यूनिट्स रखोगे तो 3 सिचुएशन है जब आपका स्टॉक आउट हो सकता है।
3 नहीं, 2। देखो, कोई 10 मांगे, 20 मांगे, 50 मांगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अगर 100 या 80 मांग ली तो आपका स्टॉक शॉर्ट पड़ सकता है। तो अगर पीछे से 100 यूनिट्स की डिमांड आ गई जिसके चांस 2% है, तो आपकी 50 यूनिट्स शॉर्ट पड़ जाएंगी। तो अगर पीछे से 100 की डिमांड आ गई तो आपकी शॉर्ट पड़ने वाली है 50 यूनिट, क्योंकि आप 50 का ही रखते हो। अगर पीछे से 80 यूनिट्स की डिमांड आई तो फिर आपकी 30 यूनिट शॉर्ट पड़ जाएंगी और 80 यूनिट्स मांग रहे हैं, चांस है 5%। तो पीछे से कोई एक ही डिमांड आएगी, या तो 0 या 10 या 20 या 50 या 80 या 100। तो अगर 0, 10, 20, 50 इनकी डिमांड आई तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके चांस 33, 30, 20 और 10% है। लेकिन अगर 80 या 100 की डिमांड आई जिसके 5 और 2% चांस है, तो स्टॉक आउट हो जाएगा। 50 यूनिट्स आपके पास हैं, 80 मांगी तो 30 यूनिट शॉर्ट, 100 मांगी तो 50 यूनिट शॉर्ट हो जाएंगी। अब जी 50 यूनिट्स 150 का लॉस होगा, चांसेज हैं 2%, प्लस 30 यूनिट्स 150 का लॉस होगा और चांसेज हैं 5%। ओके, अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बहुत ही आसान। अब एक बार आपको समझ में आ गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो ये क्वेश्चन मिनिमम 10 मार्क्स का आएगा। अब ये देखो 50 इंटू 150 इंटू 2%, ये हो गया 150, और 30 इंटू 150 इंटू 5%, ये आपकी कॉस्ट आ गई 375। दोनों को जोड़ दिया मैंने। और कैरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी? 50 यूनिट्स और एक यूनिट को रखने के 50 रुपीज, 2500 आपकी कैरिंग कॉस्ट लगेगी। टोटल कितनी आई? 2875। अब मैं आपको बता दूं, 100 से बेहतर था 80 रखना, 80 से बेहतर है 50 रखना, क्योंकि वहां पर हमारी कैरिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट और भी कम आ रही है। ये अभी आगे और चलेगा, अभी हम और भी रखेंगे 20 यूनिट्स, फिर 10 यूनिट्स, फिर 0 यूनिट्स। तो अब आप पहले इसको इतना बना लीजिए, तब मैं आगे चलूंगा। अब जो आगे हम लोग लिखेंगे वो साथ साथ में लिखेंगे, क्योंकि आप इस चीज को समझ गए कैसे करना है। इसे नोट करिए एक बार, फिर हम आगे का बनाएंगे। आगे का आप लोगों को नहीं बनाना है, बनाएंगे हम लोग साथ साथ में, ठीक है? इसे नोट करो आप लोग।
अब इसके आगे वाली यूनिट्स देखेंगे हम। अब ये नोट हो गया, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें कार्यक्रम क्या चल रहा है। अब नेक्स्ट बताइए हम लोग क्या ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास आएगा 20 यूनिट्स का हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो 0, 10, 20 की डिमांड आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 की डिमांड आई जिसकी 10% प्रोबेबिलिटी है, तो हमारे पास 30 यूनिट्स कम पड़ने वाली हैं। 80 यूनिट्स की अगर डिमांड आ गई जिसकी 5% चांस है, तो हमारे पास 60 यूनिट्स कम पड़ने वाली हैं। और अगर 100 यूनिट्स की डिमांड आ गई जिसके सिर्फ 2% चांस है, तो 80 यूनिट्स हमारे पास शॉर्ट हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा कि जितनी डिमांड है उसकी प्रोबेबिलिटी लेनी है कि इतनी यूनिट्स की डिमांड आ गई तो क्या होगा। आ जाइए, अब साथ के साथ करना है, बहुत ही सिंपल है। देखो 20 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, तो स्टॉक आउट कब कब होगा? अगर 100 यूनिट्स मांगी गई जिसके 2% चांस हैं, अगर हमसे 80 यूनिट्स मांगी गई जिसके 5% चांस हैं, और अगर हमसे 50 यूनिट्स मांगी गई जिसके 10% चांस हैं, तो हमारा स्टॉक आउट हो जाएगा। इसे मैं यहां पर ऐसे बंद कर देता हूं, ठीक है। अब आप बताओ कितनी शॉर्ट होंगी, आप लोग लिखो। 20 यूनिट्स का स्टॉक है, 100 की डिमांड आ गई तो 80 यूनिट्स कम पड़ गई, 80 की डिमांड आई तो 60 यूनिट्स कम पड़ी, 50 की डिमांड आई तो 30 यूनिट्स स्टॉक आउट हो गई। तो 80 यूनिट्स स्टॉक आउट हो सकती हैं, 150 का नुकसान होगा, चांस सिर्फ 2% है, प्लस 60 यूनिट्स स्टॉक आउट हो गई, 150 का नुकसान होगा, चांस सिर्फ 5% है। 30 यूनिट्स स्टॉक आउट हो गई, 150 रुपीज, चांस 10% है। निकाल लीजिए कितनी आ गई। कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी? 20 यूनिट्स मेंटेन करते हैं, एक यूनिट रखने का खर्चा 50 रुपीज, 1000 रुपीज हमारी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। निकालिए कितना कितना आ रहा है, बहुत सिंपल। समझ गए होंगे आप लोग गेम क्या चल रहा है। अरे बच्चे बहुत समझदार हैं, तुरंत समझ जाते हैं कि अच्छा ये चक्कर है सर। 1140, तो जी कॉस्ट कितनी हो गई? 2140 आपकी कॉस्ट निकल कर आ गई। इसके बाद में अगला लेवल है हम लोगों के पास 10 यूनिट्स और फिर 0 यूनिट्स। मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग इसको कर सकते हो, लेकिन मैं साथ के साथ आपको करवाऊंगा। मेरे को आपके ऊपर कोई डाउट नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, मुझे पता है अब आप लोग समझ चुके हो। आ जाइए, 100 की डिमांड, 80 की डिमांड, 50 की डिमांड और 20 की डिमांड आई तो स्टॉक आउट होगा। फिर 0 भी लेंगे अभी। 90 यूनिट्स आउट, 70 आउट, 40 आउट, 10 आउट, चांस 2%, 5%, 10% और 20%। ध्यान रखना है परसेंटेज 20 यूनिट्स मांगी गई, इसके चांस 20% है, इस पे ध्यान रखना है। स्टॉक आउट की 10 यूनिट से मत देखना, डिमांड के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी तय होगी, ये गलती कर देते हैं बच्चे। 90 यूनिट्स 150 रुपीज, 2% चांस, प्लस 70 यूनिट्स 150 रुपीज, 5% चांस, प्लस कितने नंबर का आएगा? पूरे 10 मार्क्स का। कितना टाइम लगेगा? समझने में टाइम लगता है, वैसे 10 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, इससे ऊपर का टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो 10 मार्क्स के लिए 10 मिनट का क्वेश्चन बहुत सही है, बढ़िया है। 10 यूनिट्स 150 रुपीज और चांस 20%। ओके, बहुत सिंपल, बहुत ही आसान। 90 150 इंटू 2%, 70 150 इंटू 5%, 40 150 इंटू 10%, 10 150 इंटू 20%, 1695। और जी 10 यूनिट्स 50 रुपीज, 500 रुपीज आपकी आ गई कैरिंग कॉस्ट। तो 1695 और 500, 2195 आपकी टोटल कॉस्ट। लास्ट ऑप्शन सबसे बढ़िया है। लास्ट ऑप्शन कहता है कोई सेफ्टी स्टॉक ही मत रखो,
अरे भाई फिर तो जितनी यूनिट मांगी जाएंगी, जितनी भी यूनिट मांगी जाएंगी उतना ही स्टॉक आउट हो जाएगा। टू परसेंट चांस, 5%, 10%, 20% और लास्ट वाले का 30%। पूरी 100, 80, 50, 20 और 10। 100 इंटू 150 इंटू 2% प्लस 80 इंटू 150 इंटू 5% प्लस 50 इंटू 150 इंटू 10% प्लस 20 इंटू 150 इंटू 20% प्लस 10, 150, 30% रुपीज। $2700। कैरिंग कॉस्ट 0 यूनिट रख रहे हो, किस बात की कैरिंग कॉस्ट भाई? कोई कैरिंग कॉस्ट नहीं। 2700। ओके, इसे नोट कर लीजिए। बहुत 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 आसान क्वेश्चन, बस एक बार ये समझ में आना था कि आखिर करना कैसे है। तो मेन चीज यही होती है इसमें, अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपने पहले कभी किया नहीं है तो बच्चा फंस जाता है, अदरवाइज फंसने वाला कोई काम नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके, अब अगर हमसे पूछा जाए कि भाई कितना सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए, तो अगर हमसे पूछा जाए क्या 100 यूनिट रखने, तो 5,000 रुपया खर्चा है, बहुत ज्यादा है। क्या 0 यूनिट रखें, 2700 है, वो भी कोई कम नहीं है। हमें देखना है खर्चा सबसे कम कहां पर आ रहा है, तो खर्चा सबसे कम आ रहा है 2140, तो हमें 20 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए। ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक यानी जो सबसे सस्ता पड़े, स्टॉक एज 20 यूनिट्स हैविंग लोएस्ट टोटल कॉस्ट। बहुत आसान। टोटल कॉस्ट किस चीज की? टोटल स्टॉक आउट एंड कैरिंग कॉस्ट। लिख देता हूं, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट एंड कैरिंग कॉस्ट। ठीक है ना, काम खत्म। तो यही चीज थी कि एक डाउट ये आता था कि सर कंपनी को जब हम कह रहे हैं कि आप मिनिमम स्टॉक मेंटेन करो, तब भी वो मिनिमम स्टॉक मेंटेन क्यों ना करे। तो आज हमारे सामने रीजन है कि कंपनी मिनिमम स्टॉक की जगह, सजेस्टेड स्टॉक की जगह सेफ्टी स्टॉक कम क्यों मेंटेन करती है, क्योंकि आपका बताया हुआ जो सजेशन है वो उसको सूट नहीं करता। अगर हम मिनिमम स्टॉक की बात करें कि कितनी यूनिट कंपनी को रखनी चाहिए, तो मैं अभी फिर से बता दूं आपको, कंपनी को 100 यूनिट्स मिनिमम स्टॉक रखना चाहिए। अगर कंपनी मिनिमम यूनिट्स 100 रखती है स्टॉक में, तो उसका कभी भी स्टॉक आउट नहीं होगा। तो मिनिमम स्टॉक तो यही था कि स्टॉक आउट ना होना, इतनी यूनिट्स मेंटेन करना कि किसी भी हालत में स्टॉक आउट ना हो। तो मिनिमम स्टॉक 100 है, ये सजेशन है, इससे कभी स्टॉक आउट नहीं होगा। लेकिन अगर टोटल कॉस्ट देखें, पूरा इवेल्युएट करें, तो हमारे पास सजेशन आ रहा है कि नहीं, हमें 20 यूनिट्स रखनी चाहिए, वो हमारे लिए ऑप्टिमम है, वहां पर हमारी स्टॉक आउट कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टोटल लोएस्ट है। तो कंपनी कई बार क्यों मिनिमम स्टॉक से कम स्टॉक मेंटेन करती है, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम आती है कम यूनिट्स रखने के बाद भी। तो सेफ्टी स्टॉक और मिनिमम स्टॉक का जो फर्क था, कंपनी किस तरह से डिसाइड करती है, आज हमें ये क्लियर हो गया। ये हमारा कंसेप्ट पूरा खत्म, सारी चीजें खत्म। अब हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा और क्यूट सा कंसेप्ट है, दैट इज स्टोर्स लेजर। बहुत ज्यादा आसान है, मोस्टली सब बच्चों ने पढ़ा होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा होता। हम उसके 2-3 क्वेश्चन यहां पर अभी करेंगे, पूरा आराम से समझेंगे। बहुत सिंपल है, एग्जाम की उसकी वेटेज बहुत कम है, एक ही बार आया है, पर क्या पता हमारे अटेम्प्ट में आ जाए।
तो उसे आराम से देखना है, बहुत ही कम टाइम हमारा उस पर लगने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 क्वेश्चन उसके करने और काम खत्म। तो कंसेप्ट में आइएगा, बहुत दिन हो गए कंसेप्ट में आप लोग आए भी नहीं है। कंसेप्ट में लिखिएगा स्टोर्स लेजर, स्टोर्स लेजर। देखिएगा स्टोर लेजर कौन बनाता है? बेसिकली जो स्टोर होता है उसके पास जो भी मटेरियल आता है और जो भी मटेरियल वो इशू करता है, इशू किसको करेगा? फैक्ट्री को, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें। और स्टॉक आएगा कहां से? ऑब्वियसली बात, सप्लायर्स आएगा। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट है प्रॉपर, जिसको नाम दिया जाता है स्टोर लेजर। परफॉर्मा स्टोर लेजर, बहुत सिंपल होता है, सभी ने कभी ना कभी इसको बनाया हुआ होगा। सबसे पहले यहां पर आ जाती है डेट, इसके बाद में हमारे पास रिसीट का कॉलम आता है, इशू का कॉलम आता है और बैलेंस का कॉलम आता है। रिसीट, इशूड, बैलेंस। ये जो रिसीट और इशूज और बैलेंस हैं, इनको हम प्रॉपर क्लासिफाई करके दिखाते हैं। क्वांटिटी में जो भी रेट आप रहता है वो रेट कितने रुपए में खरीदा, और फिर फाइनली उसकी वैल्यू। क्वांटिटी, रेट और वैल्यू। क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो किसी भी महीने की फर्स्ट डेट से होती है और इसमें ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है। ओपनिंग स्टॉक यहां पर आपकी कितनी क्वांटिटी, क्या उसका रेट है और क्या उसकी वैल्यू है, यहां पर नजर आ जाता है। फिर जितना भी आपने रिसीट किया, जितना भी इशू किया, महीने के एंड में यहां पर आपको उसका क्लोजिंग स्टॉक, उसके रेट और उसकी वैल्यू लास्ट में मिल जाती है। तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक रहेगा और यहां पर आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, बीच में इनपुट आउटपुट आता रहेगा। परफॉर्मा को ऐसे बना लीजिए, सबका देखा हुआ है, बहुत इसके यूज टू हैं। जिन्होंने नहीं देखा हुआ, मैं बता दूं, दुनिया का सबसे ज्यादा आसान कंसेप्ट है ये, दुनिया का सबसे ज्यादा आसान कंसेप्ट, इससे आसान कंसेप्ट कुछ भी नहीं है। इसके अंदर हमारे पास स्टॉक को वैल्यूड करने के कुछ तरीके रहते हैं। आप लोग ये स्टोर लेजर बना लीजिए, फिर मैं इसके वैल्यूएशन के तरीके बताता हूं। हमारे को 3 फेमस वैल्यूएशन के तरीके बताए गए हैं, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। जब आप अकाउंट पढ़ेंगे तो वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है कि फीफो और वेटेड एवरेज ही यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल चैप्टर में स्टोर लेजर में लीफो का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो तीनों मेथड किस तरीके से चलते हैं मैं बताऊंगा। सिर्फ ये 3 मेथड ही हैं इंपॉर्टेंट, इसके अलावा बहुत सारे मेथड हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, हाईएस्ट वैल्यू मेथड, वो सब नहीं। सिर्फ फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज, ये किस तरीके से वैल्यूड करेंगे, कैसे चलेंगे, वो चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मैं इनको पॉइंट दे रहा हूं। सबसे पहले परफॉर्मा, परफॉर्मा के बाद में हमारे पास सेकंड आएगा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। हमारे पास 3 मेथड रहेंगे, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज। ओके, मैं तीनों मेथड का क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, जिससे हमें बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। फीफो मेथड, अंडर दिस मेथड units are issued
एज पर वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग यूनिट्स। इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जो पहले आया है उसी के रेट से स्टॉक इशू किया जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर हमें 10 यूनिट्स इशू करनी है तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास पुरानी अवेलेबल यूनिट्स कौन सी हैं स्टार्टिंग की या पुरानी, उनके वैल्यू के बेसिस पर ही इशू प्राइस डिसाइड होगा। ओके, फोर्थ, LIFO method. Under this method, units are issued as per latest units price. Last in फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, लीफो मेथड कहता है कि जो भी हम यूनिट इशू करेंगे वो इस बेसिस पर करेंगे कि जो लेटेस्ट हमारे पास आया था, जो लास्ट यूनिट हमारे पास आई थी, उनकी वैल्यू कितनी थी। ओके, फिफ्थ है हमारे पास वेटेड एवरेज। Under this method, units are issued as per weighted average price of material stock। वेटेड एवरेज प्राइस या फिर रेट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट और टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स। 6, सम स्पेशल केसेज। कुछ स्पेशल केस भी हमारे पास आएंगे। इससे पहले कि हम जो स्पेशल केस हमारे पास आने वाले हैं, ये फीफो लीफो और वेटेड एवरेज को समझते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी हम इसके साथ में समझेंगे इन मेथड के अंदर। ये सिर्फ वैल्यूएशन का तरीका है, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन का तरीका है, इसको नोट करिए। फिर मैं आप लोग को बताता हूं कि बेसिकली स्टॉक का एक्चुअल जो ट्रांसफर होता है आपके गोडाउन से और जो वैल्यूएशन का मेथड लगाया हुआ है, दोनों चीजें बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग अलग है। बच्चे इसको अलग तरीके से सीख समझते हैं, जबकि प्रैक्टिकली जो होता है वो कुछ अलग चलता है। उस चीज को मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा, उसके बाद में हम इनके एक दो क्वेश्चन करेंगे, इनको समझेंगे। ये बहुत ही दुनिया का सबसे आसान में से भी आसान कंसेप्ट है, इससे आसान कंसेप्ट मुझे नहीं लगता दुनिया में कुछ बनाए। अगर इससे आसान कोई कंसेप्ट है तो सिर्फ और सिर्फ वो आपको चैप्टर नंबर 2 लेबर के अंदर मिलेगा। तो हमारा जो अगला चैप्टर है वो है एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर लेबर कॉस्ट। उसके अंदर आपको दुनिया के और भी ज्यादा आसान मतलब कंसेप्ट मिलेंगे। तो आपने आज तक जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, दुनिया का सबसे आसान कंसेप्ट अभी तक का ये है। इससे ज्यादा आसान वाले कंसेप्ट्स के लिए हमें आगे वाले चैप्टर्स में जाना होगा। बच्चे कहेंगे सर आगे वाले चैप्टर के लिए अभी से भूमिका बना रहे हैं कि आसान है। सच में ही आसान है, इसलिए ऐसे नहीं कह रहा कि भारी है। जब आप करोगे एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट तो उसमें आप कहोगे कि अरे सर मतलब मजा ही आ गया कॉस्टिंग के अंदर, इसके अंदर तो 80-90 मार्क्स हमारे आएंगे ही आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें ना आए। तो ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को फीफो लीफो का एक एग्जाम्पल करवा रहा हूं यहां पर समझाने के लिए कि स्टॉक एक्चुअल में कैसे ट्रांसफर होता है और उसकी वैल्यूएशन का क्या तरीका होता है। बात को जरा समझने की कोशिश करिएगा, आराम से देखना। ये रेड पेन से लिख रहा हूं मैं, और रेड पेन से लिखने का मतलब है आपको नोट नहीं करना। स्पेशल केसेज की हमने जगह दी है, यहां पर मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा अभी लास्ट में। पहले 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा उससे पहले, और पहले एक छोटी सी बात देखो।
ये है हमारा स्टोर, ठीक है, ये रहा स्टोर। हमारे पास कुछ कार्टन आते हैं, कार्टन, उनको कुछ लोग कार्टून भी बोलते हैं, कार्टन, डब्बे, कार्टन यानी डब्बे, ठीक है। उन डब्बों के अंदर कुछ सामान है, जैसे दाल भरी हुई है, चीनी भरी हुई है, या बोरियां आती हैं हमारे पास, बोरी बोलते हैं, बैग्स होते हैं ना उनको बोरी बोलते हैं, आटे की बोरी, चीनी की बोरी, वो आती है इस गोडाउन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास 1 जनवरी 2021, ठीक है, इसमें हमारे पास हमने खरीदा था स्टॉक 100 बैग्स खरीदे थे, और एट द रेट ऑफ ₹5। ओके, इसके बाद हमने 5 जनवरी को, ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं हमारे पास, 200 बैग्स खरीदे एट द रेट ऑफ 6। इसके बाद में ये परचेज की डिटेल है, आराम से समझना बात को, ठीक है। अब जैसे ही 1 जनवरी आई, ये है हमारे गोडाउन का दरवाजा, दरवाजा बनाता हूं गोडाउन का, नोट कुछ नहीं करना, रेड पेन यानी कुछ नोटिंग नहीं। तो यहां पर हमारा ये गोडाउन का दरवाजा है, यहां पर रामू काका आते हैं, अपने कंधे पे उनके बोरी रखी हुई है, ये रहे बैग, बैग लेके गए, टक 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 टक, और यहां पर बैग कोने में रख दिए। तो ये बैग्स रख रहे हैं, जैसे जैसे बैग्स आते जा रहे हैं रखते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास यहां तक ऊपर तक बैग्स की लाइन लग गई। ये सारे के सारे जो बैग्स हैं वो बैग्स हैं पहले वाले 100 बैग्स, ये आ गए एट द रेट ऑफ ₹5। क्लियर है। उसके बाद में फिर 200 बैग्स और आ गए, रामू काका ने फिर से बैग लादने शुरू करे और लगाने शुरू कर दिए। आपको ये क्लियर है ना, यहां तक के जो बैग्स रखे हुए हैं वो कौन से बैग्स हैं, ₹5 वाले। अब फिर और बैग्स आ गए, ठीक है, 100 यहां तक, और फिर और 100 यहां तक, ये बैग्स रामू काका ने लगा दिए। ओके, ये हमारा आधा गोडाउन ये भर गया। यहां से यहां तक वाले जो ये बैग्स हैं, ये हैं 200 बैग्स एट द रेट ऑफ 6। ओके, फीफो मेथड क्या कहता है, आराम से समझना। फीफो मेथड कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो वैल्यूएशन का तरीका है। इसका मतलब अब यहां से जो एक बैग अगर मैं इशू करूं, मैं इशू करता हूं 1 बैग, और डेट है मेरे पास 10 जनवरी 2021। तो 10 जनवरी 2021 पर मैंने एक बैग इशू करना है, मेरे से कोई एक बैग परचेज करने के लिए आया है। तो फीफो मेथड क्या कहता है, फीफो मेथड कहता है कि इस बैग की जो वैल्यू आप मानेंगे, अपने लिए कॉस्ट मानेंगे, जो वैल्यूएशन है वो एज पर फीफो आपको करनी है। इट मींस 1 मिनट, हाँ, एज पर फीफो आपको करनी है, एज पर फीफो। तो ये जो बैग आपके यहां से जाएगा, तो फीफो कहता है कि इसकी वैल्यू ₹5 के हिसाब से सोचना, यानी ये आपके लिए ₹5 का था, बात समझ रहे हैं, ₹5 का था, पहले तो ₹5 की वाली है, ठीक है। अब बच्चा क्या सोचता है वो समझिए, बच्चा सोचता है जो बैग पहले आया था वही सेम बैग इशू किया जाएगा। आंसर इज नॉट, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास एक जैसे बैग हैं गोडाउन में, आज की डेट में 300 बैग्स हैं। अब आप बताइए, आप रामू काका को बोले कि रामू काका जाओ, हमने फीफो मेथड लगाया है, जो सबसे पहले बैग आया था वो निकाल के लाओ। फीफो का मतलब है जो सबसे पहले आया था उसे इशू करेंगे। आंसर इज नो, जो पहले आया उसे इशू नहीं करेंगे। जिस रेट से पहला बैग आया था उस रेट से इशू करेंगे, बैग कोई भी इशू हो। रामू काका तो अपने कंफर्ट के हिसाब से लाएंगे। अब बताओ, आप अगर रामू काका को बोलो कि रामू काका जाओ, हमने फीफो लगाया हुआ है, जो सबसे पहला बैग है वो उठा के लाओ, तो क्या रामू काका पहले यहां से 200 बैग्स को हटाएंगे, उसके बाद में यहां के 99 बैग्स को हटाएंगे, और फिर यहां पर जो एक बैग सबसे पहले वाला उन्होंने रखा था उसको लेके जाएंगे? कभी भी नहीं। प्रैक्टिकली सोचो, आराम से सोचो, बात को समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रामू काका ने जो सबसे पहले स्टोर में कोने में छुपा हुआ एक बैग है जो सबसे पहले आया था उस बैग को लेके जाएंगे? बच्चा सोचता है फीफो का मतलब है जो बैग पहले आया था वही बैग देना है ना, गलत सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
फीफो का मतलब है हमारे गोडाउन से जो पहला बैग इशू होगा वो उस रेट से होगा जिस रेट से पहला बैग आया था। रेट सेम लिया जाएगा, बैग कोई भी हो, बैग तो सारे एक जैसे, गोडाउन में भरा हुआ है सामान, सब एक जैसे बैग है। चीनी की बोरियां हैं लगी हुई हैं, कोई भी बोरी उठाओ उस रेट से इशू करेंगे जिस रेट से पहले आई थी। जरा डेफिनेशन देखिए मैंने क्या लिखवाई है। अंडर दिस मेथड यूनिट्स आर इशूड एज पर वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग यूनिट। यहां लिखा है वैल्यू वो ली जाएगी, यहां कहीं नहीं लिखा वो यूनिट इशू की जाएंगी। तो बच्चा क्या सोचता है, फीफो का मतलब है वो यूनिट इशू करेंगे पहले जो आई थी। नहीं, ध्यान रखिए यूनिट्स कोई भी हो सब एक जैसी हैं, कहीं से भी यूनिट उठाओ। रामू काका कहीं से भी यूनिट उठा के लेके जाएं, उसकी वैल्यू 5 रुपीज के हिसाब से हम लेंगे। आप डिफरेंस समझ रहे हैं? तो यानी ये कौन से मेथड्स हैं? दीज आर द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। ये वैल्यूएशन के मेथड हैं। फिजिकल ट्रांसफर कैसे होगा, कौन सा बैग निकाला जाएगा, वो तो गोडाउन में जो स्टाफ काम कर रहा है वो कोई भी बैग लेके आएगा। अब बताइए रामू काका कौन सा बैग लेके आएंगे? रामू काका ये छुपा हुआ बैग नहीं लेके आएंगे। रामू काका को एज पर कंफर्ट जो बैग मिलेगा वो यहां से कोई भी बैग उठा के ले जाएंगे, लेकिन उस बैग की वैल्यूएशन फीफो से होगी। ठीक है, अच्छा यही अगर लीफो मेथड होता। अब जरा देखो रामू काका बैग लेके जा रहे हैं, अब रामू काका बाहर जाते हुए, रामू काका ये आ गए बैग कंधे पे, बैग लेके आ गए बाहर। अब रामू काका कहां से बैग लाए हैं, कौन सा बैग लाए हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ये फीफो मेथड से लेकर आए हैं, हम फीफो मेथड लगा रहे हैं, तो हम कहेंगे स्टार्टिंग की यूनिट कितने पे आई थी? 5 रुपीज। तो हम इस बैग की कीमत 5 रुपीज से मानेंगे। अगर हम लीफो मेथड मान रहे हैं तो लास्ट स्टॉक किस रेट से आया था? लीफो होता है लास्ट वाली वैल्यू से, 6 रुपीज से था, तो हम 6 रुपीज से मानेंगे। और अगर वेटेड एवरेज मेथड है तो टोटल कॉस्ट, टोटल यूनिट, टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? 100 यूनिट 5 रुपीज से, 200 यूनिट 6 रुपीज से, डिवाइडेड बाई टोटल 300 यूनिट्स। तो 500 प्लस 1200 डिवाइड बाई 300, 5.67। तो रामू काका के कंधे पे बैग, रामू काका बैग लेकर आ गए। आपकी कंपनी कहती है फीफो लगाओ, 5 रुपीज से इशू करो, वो बैग 5 रुपीज का है। कंपनी कहती है लीफो लगाओ तो 6 रुपीज की वैल्यू वाला है। कंपनी कहती है वेटेड एवरेज लगाओ तो 5.67 है। बैग कोई भी कहीं से भी आए, डजंट मैटर। तो यानी ये वैल्यूएशन रूल होते हैं। ओके, तो कितने बच्चों को ये बात पता थी? बच्चे सोचते हैं फीफो का मतलब है जो यूनिट आई है वही जाएगी, ना ना ऐसा कुछ नहीं है। चलो खैर, इसके हमारे पास कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन है, हम उन क्वेश्चंस को करेंगे और आपका मटेरियल चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, बिल्कुल खत्म। देखिएगा स्टॉक वैल्यूएशन पे आते हैं। स्टोर्स लेजर स्टॉक वैल्यूएशन, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, स्टॉक वैल्यूएशन एंड स्टोर लेजर 37 होमवर्क में है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 38 होमवर्क है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 39 होमवर्क। अच्छा, इनके अंदर क्या है, ये बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। जो पहला वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन फीफो मेथड से है। ओके, ये स्टोर लेजर बनी हुई है, मैं भी बनवाऊंगा आपको। नीचे वर्किंग नोट्स है, वर्किंग नोट को इग्नोर कर सकते हो आप। फिर 38 है, 38 में फीफो और लीफो दोनों से बना हुआ है, और इन्होंने दोनों मेथड के बीच में क्या डिफरेंस है वो पूछा है। तो दोनों मेथड से वैल्यूएशन और उसके बाद में इनके जो डिफरेंस है वो, इतना सब कुछ आपको लिखना नहीं होगा पर रीडिंग कर लीजिएगा, मैंने इसमें तो कुछ काटा नहीं है, जिससे आप लोग आराम से रीडिंग कर लें और इन मेथड को समझे, जब आप लाइंस पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। 39 ये आपके पास आ जाता है लीफो से, इसके अंदर आ गया। और विच मेथड, आपको कौन सा मेथड लगाना चाहिए उसके बारे में, ये तीनों होमवर्क में है। हम लोग करने वाले हैं 40, 41 और 42। 3 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, 3 क्वेश्चन होमवर्क में। क्वेश्चन आज ही कर लेना, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। ओके, आराम से पढ़ते हैं। BQ 40, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोर लेजर ऑफ मटेरियल एक्स। ओपनिंग स्टॉक 0, परचेज 1 जनवरी और 20 जनवरी को है, इशू 22 और 23 जनवरी को है। कंप्यूट द रिसीट एंड इशू वैल्यूएशन बाय अडॉप्टिंग फीफो मेथड, लीफो मेथड
एंड वेटेड एवरेज मेथड। तो मैं तीनों मेथड सिखा दूंगा ना आपको, 40 में ही हमें तीनों आ जाएंगे, फिर 41 42 और आसान हो जाएंगे। टेबुलेट द वैल्यू एलोकेटेड टू जॉब नंबर W16, जॉब नंबर W17 एंड क्लोजिंग स्टॉक अंडर द मेथड अफोरसेट एंड डिस्कस फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू विच मेथड वुड यू प्रेफर। तो W16 और W17 अलग अलग जॉब हैं। पहले कोई काम आया फैक्ट्री के अंदर, तो फैक्ट्री के अंदर एक काम आया जिसका नाम था जॉब 16, फिर एक और काम आया जिसका नाम था जॉब 17। इन्हें हमने मटेरियल इशू किया है, इनके लिए क्या क्या वैल्यू होगी वो पूछ रहे हैं। तो पहले हम इसको पॉइंट नंबर 1 में लेते हैं, स्टोर लेजर बनाते हैं आराम से, किस तरीके से इशू होगा बहुत आराम से समझेंगे, बहुत सिंपल है। आ जाइए, BQ 40, BQ 40, मैं कर रहा हूं इसको फर्स्ट का ए, स्टोर्स लेजर, साथ साथ करना है आप लोगों को, बहुत सिंपल है, फीफो मेथड, बहुत आसान है, आ जाओ साथ में बनाएंगे। बैलेंस, इशू, रिसीट, डेट, क्वांटिटी, रेट, क्वांटिटी, रेट, क्वांटिटी, रेट, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन होता है, इसलिए एग्जाम में इसके चांस बहुत कम रहते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है। आ गया तो आपकी मौज है, फ्री में नंबर मिलेंगे आपको। यहां पर टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं, 37, 38, 39, 40, 41, 42, इन 6 में से ही आएगा एग्जाम में अगर आएगा तो। ठीक है जी, तो ये कौन से महीने की कहानी है? जनवरी की। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 0 है, कुछ है ही नहीं। फिर परचेज किया है, परचेज की डेट है जनवरी 1 जनवरी, कोई ईयर वियर कुछ नहीं। ओके, कितनी क्वांटिटी परचेज की है? 100 यूनिट्स, रेट है 1 रुपी, तो इसकी वैल्यू 100 हो गई। रुपी का साइन में कहीं नहीं लगा रहा, इसमें ऐसे लिख देता हूँ, बार बार रुपी साइन मेरे को यूज करना पड़ेगा फिर। 100 रुपी, ओके, हमारे पास 100 यूनिट आ गई, 100 रुपीज की है। इसके बाद में फिर 20 जनवरी को हमारे पास फिर से 100 यूनिट आ गई, 2 रुपीज का रेट है, 200, और ये अब हमारे पास हो गई 100 यूनिट पुरानी वाली और 100 यूनिट नई वाली। ओके, ठीक है, मैं यहां पर बंद करता जाऊंगा इसको। अब ये वाली डेट भी बंद हो गई। आप चाहो तो इसको यहां से यहां तक पूरा पूरा बंद कर सकते हो, बार बार जो काम खत्म हो गया उस डेट का बंद। अब 22 ऑफ जनवरी को इशू किया है 60 यूनिट्स जॉब W16 को, इशू वाले कॉलम में 60 यूनिट्स आएंगी। फीफो मेथड है, फीफो मेथड है तो उस रेट से वैल्यू करेंगे इशू करते हुए जिस रेट से पहले की यूनिट थी। तो जो स्टार्टिंग यूनिट हैं वो 1 रुपी के रेट से हैं, तो 60 रुपीज की यूनिट चली गई। अब इस 100 में से ये 60 यूनिट चली गई फीफो में, कितनी यूनिट बची? 40 यूनिट बची, 1 रुपए वाली अभी भी, और 100 यूनिट्स 2 रुपए वाली हमारे पास बची हुई है। ओके, ये भी बंद, बहुत सिंपल है। और इसके बाद में 23 जैन को हमारे पास फिर से इशू है 60 यूनिट्स। अब 60 यूनिट जो आप इशू करेंगे तो पहले ये जो 40 यूनिट्स हैं इन्हें इशू करेंगे। अब ये यूनिट तो खत्म हो गई, टोटल 100 थी पुरानी वाली, उसमें 60 गई फिर 40 गई। ओके, अब हमें इशू करनी है 60, तो 20 यूनिट्स हमें इसमें से इशू करनी पड़ेंगी, 2 रुपए वाली, 40 की इशू हो गई। अब हमारे पास 80 यूनिट्स बची 2 रुपए वाली, 160 रुपीज की, और ये हमारी स्टोर लेजर बंद हो गई। इस काम के आपको 5 मार्क्स दे देगा, एग्जाम में थोड़ी पूछेगा तीनों मेथड से। तो बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया, बहुत ही ज्यादा आसान हो गया, इसे नोट करिए, बहुत जल्दी से नोट करना है, इस पर हम ज्यादा समय नहीं देंगे, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, छोटा छोटा बच्चा जो 5th क्लास का होता है वो करता है ये क्वेश्चन।
ठीक है जी। अब आते हैं 1B स्टोर्स लेजर लीफो से। टाइम नहीं लगेगा इसमें, लीफो मेथड। आप लोग मेरे से पहले भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा स्लो हूं, आप लोग फास्ट हैं। डेट, रिसीट, इशूज, बैलेंस। ओके, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। ओके, 1 जनवरी 100 यूनिट आई 1 रुपये के रेट से, 100 यूनिट 1 रुपये का रेट। उसके बाद में हमारे पास फिर से हमने परचेज करी 28 जन को 100 यूनिट 2 रुपीज का रेट। अब 100 यूनिट 1 रुपये वाली और 100 यूनिट 2 रुपीज वाली हमारे पास अवेलेबल हो गई। लीफो मेथड है, 22 ऑफ जैन को इशू हुई हैं 60 यूनिट्स। अब कहां से इशू होंगी? जो लास्ट में खरीदी थी उसमें से 2 रुपीज के रेट से 120 में इशू हो गई। 100 यूनिट जो ओल्ड हैं वो अभी अवेलेबल हैं, और 40 यूनिट्स 2 रुपीज वाली ये भी अवेलेबल है। इसके बाद में हमारे पास आ गया 23 जैन, फिर से 60 यूनिट इशू करी है। तो पहले पुरानी वाली 40 यूनिट्स यहां से गई 2 रुपीज से, और 20 यूनिट्स कहां से गई? इस वाले में से 1 रुपये वाली। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या करता है? जो लेटेस्ट हैं उनकी वैल्यू से इशू करता है, और फीफो क्या करता है? जो पहले की अवेलेबल है उनमें से इशू करता है। तो हमारे पास 20 यूनिट 1 में से चली गई, 80 यूनिट्स 1 रुपये वाली बच गई। लीफो मेथड खत्म हो गया। बहुत बहुत आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है। ला 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 ला। बच्चे कह रहे हैं यही आना चाहिए एग्जाम में, यही आना चाहिए। अरे कुछ भी आ जाए, कुछ भी, सब निपटा दोगे अब बहुत आराम से, बहुत आराम से निपटा दोगे सारा का सारा। अब हम लोग इसको निकाल रहे हैं वेटेड एवरेज से। जल्दी जल्दी करना है, बहुत सिंपल चल रहा है, बहुत 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 आसान सा चल रहा है। 1C आ जाओ। स्टोर्स लेजर कुछ बच्चे मेरे से पहले भी कर सकते हैं, और स्टोर लेजर में अब हमारे पास आ गया वेटेड एवरेज मेथड। बहुत ही सिंपल है। वेटेड एवरेज इन दोनों में और भी ज़्यादा आसान है। डेट, रिसीट, इशू और बैलेंस, क्वांटिटी, रेट और वैल्यू। ठीक है जी। कुछ बच्चे मेरे से पहले भी कर सकते हैं, मेरे से फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो फास्ट हैं। रिसीट, इशूज और बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, और इसके बाद में हमारे पास आएगा वैल्यू, क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। अब तो याद भी हो गई होंगी फिगर आप लोगों को। 1 जनवरी को हमारे पास 100 यूनिट आई हैं 1 रुपये के रेट से, 100 यूनिट्स 1 रुपये के रेट से। फिर हमारे पास आई है 28 जनवरी को 100 यूनिट 2 रुपीज के रेट से। अब यहां पर हम लोग को क्या करना है, 1 मिनट आप लोग को यहां पर रुकना होगा, आराम से देखना। वेटेड एवरेज क्या कहता है? टोटल स्टॉक एक साथ लेना है। एक 1 रुपए का था, एक 2 रुपए का था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। सीधा बताओ टोटल स्टॉक कितना हो गया? तो 100 का तो पहले से था, 200 का और आ गया, तो स्टॉक हो गया 300 का। ओके, अब टोटल यूनिट्स कितनी हुई? 100 और 100, टोटल यूनिट्स हो गई 200।
तो हमारे स्टॉक में 100 पहले थी, 100 और आ गई, 200 यूनिट हो गई। पहले 100 रुपीज की वैल्यू थी, अब 200, टोटल 300 की वैल्यू हो गई। वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा? 300 डिवाइड बाई 200, 1.5 आ गया। सिंपल, बिल्कुल आसान। अलग अलग नहीं लेना, ऐसे नहीं लेना कि भाई पुराना 1 का था, नया 2 का था, ऐसा कुछ नहीं। सीधे ओवरऑल कितनी क्वांटिटी है, ओवरऑल कितनी वैल्यू है। ठीक है सर, बहुत आसान हो गया ये। अब हम आते हैं 22 ऑफ जनवरी पर इशू करते हैं 60 यूनिट्स। कुछ नहीं सोचना, सीधे 1.5 के रेट से 90 रुपीज की इशू हो गई, ये बच गई 140 यूनिट, 1.5 के रेट से 210। लो जी, ये भी खत्म। और लास्ट में फिर इशू कर दिया हमने 23 जैन को 60 यूनिट्स, और किस रेट से? 1.5 का ही रेट है जी, वेटेड एवरेज वही चल रहा है 90 से। और आपके पास 80 यूनिट बच गई 1.5 से, और वैल्यू हो गई इसकी 120। स्टोर लेजर का काम खत्म। तो ये तो बहुत जल्दी बन गई सर। बेटा सारी जल्दी बना लेते हो आप लोग टाइम लगाते किस चीज में हो? आप लोग तो एकदम खटाखट 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 काम खत्म। तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन जिसमें तीनों मेथड हमें समझ में आ गए, और ये बहुत आसान है। अभी हम 2 क्वेश्चन और करेंगे और समझेंगे इसको। ठीक है, तो सर इतना आसान क्वेश्चन तो फाउंडेशन में भी नहीं देखा हमने। कोई बात नहीं बेटा, इंटर में देख लो, बहुत ही ज्यादा आसान है। और नमित अरोड़ा क्लासेज इसी बात के लिए फेमस है कि चीजों को आसान कैसे बनाया जाए जी। ये काम खत्म हो गया, नोट कर लिया होगा सबने, कोई देर वाला काम नहीं है। लाइनें खींचो, खटाखट निपटाओ, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। आ जाओ, क्वेश्चन की अगली रिक्वायरमेंट क्या है, जरा अगली रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। पहले तो इसने हमसे तीनों मेथड से निकलवा दिया। अब टेबुलेट द वैल्यूज एलोकेटेड टू जॉब 16 एंड 17। तो कितने रुपए का स्टॉक आपने इनको इशू किया है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है अंडर द मेथड अफोरसेड, जो ऊपर मेथड बताए गए हैं उनके अंडर में। तो फीफो से, लीफो से, वेटेड एवरेज से कितने रुपए की वैल्यू का स्टॉक इशू हुआ और कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है। और फिर ये बताइए कि कौन सा मेथड आप प्रीफर करेंगे। ठीक है जी, आ जाओ। सेकंड, यहां पर रिक्वायरमेंट नंबर 2 लिखते हैं। अब इस स्टेटमेंट में कितनी वैल्यू एलोकेट हुई है और कितना क्लोजिंग स्टॉक है। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूज एलोकेटेड एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, 3 मेथड हैं, तीनों के अंडर में बताना है। पर्टिकुलर्स, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। किसी का ऊपर नोट करने से रह गया हो तो वो नोट कर लीजिएगा बुक में से। ठीक है, सिंपल है इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, अब कितनी कितनी वैल्यू का स्टॉक एलोकेट हुआ है दोनों जॉब को, तो इसको कहते हैं मटेरियल इशू, कि मटेरियल कितना इशू किया आपने अलग अलग जॉब पर। ठीक है, तो मटेरियल फॉर जॉब W16, देन मटेरियल फॉर जॉब 17, और उसके बाद में आएगा क्लोजिंग स्टॉक। इस सारे की टोटल वैल्यू अगर हम निकालें तो हमारे पास आएगा हर केस में एक ही आंसर। टोटल आपने जो स्टॉक परचेज किया था, जो इशू आया था, रिसीट आई थी आपके पास, वो 100 यूनिट 100 रुपीज से आई थी, फिर 100 यूनिट 200 से, तो टोटल जो आएगा वो 300 आएगा। इसमें से कुछ इशू हो जाएगा और कुछ क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा। इशू कैसे निकालना है? बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान। इशू निकालने के लिए आपको सिंपली पहले फीफो पे जाना है। तो 60 रुपीज का इशू हुआ पहली जॉब को, दूसरी जॉब को 80 रुपीज का इशू हुआ, और 160 का क्लोजिंग बचा। 60, 80, 160, 60, 80, 160, ये आ गया हमारे पास। अभी रुक जाइए, अब दूसरे वाले में पहली जॉब को 120 का, दूसरी जॉब को 100 का, और बचा कितना? 80। 120, 100 और 80, 120, 100 और 80। इसके बाद में वेटेड एवरेज पर आएंगे तो 90, 90 और 120, 90, 90, 120।
बस खत्म काम। फिर कौन सा मेथड बढ़िया है वो बताएंगे, इसको नोट करो एक बार आप लोग, जल्दी से नोट करना। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है नहीं ये, तो उस पर टाइम देना मतलब कोई ज्यादा समझदारी नहीं है। ठीक है, अब जरा देखिए, आराम से बात को समझिएगा। ये हमारे पास मटेरियल कितने रुपए में इशू हुआ, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, वो सब कुछ नजर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमसे एक बात कही थी, आप अगर जाके देखें तो क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था। क्वेश्चन ने कहा था कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा मेथड आप प्रीफर करेंगे। ओके, अब जरा इस क्वेश्चन में जाके देखिए क्या हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो फीफो मेथड से 140 रुपीज का मटेरियल इशू हुआ, जबकि लीफो से 220 का इशू हुआ। यहां पर स्टॉक 160 का है, यहां पर 80 का है। आपको डिफरेंस दिख रहा है, यहां 160, वहां सीधे आधा स्टॉक। अच्छा, यहां पर इशू 180 है, जो 140 और 220, 140 और 220 इन दोनों के बीच में है, क्योंकि एवरेज मेथड है। और स्टॉक भी अगर आप देखें तो 160 और 80 इन दोनों के बीच में है। अब ये सब कुछ हो क्यों रहा है सर, देखो यहां पर चल क्या रहा है, यहां पर चल रही है प्राइस फ्लक्चुएशन। पहले 1 रुपी में चीज आ रही थी, फिर 2 रुपीज में आई। 1 रुपी 2 रुपी, 1 रुपी 2 रुपी, आराम से समझना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोटिंग करवाऊंगा फिर। अब हो क्या रहा है, फीफो ने क्या किया, फीफो ने जो स्टार्टिंग वाला 1 रुपी था वो सारा इशू कर दिया, तो मटेरियल जो चार्ज हुआ वो सिर्फ 140 का हुआ। ठीक है, क्योंकि सस्ते में इशू हुआ। लीफो ने 2 रुपीज वाले को इशू किया, इसीलिए जो मटेरियल चार्ज है वो महंगा हुआ 220। ओके, फीफो ने जो क्लोजिंग स्टॉक है वो लेटेस्ट रेट पे निकाल दिया कि 1 रुपए वाला सब इशू हो गया और 2 रुपीज से क्लोजिंग स्टॉक आ गया, इसलिए इसका क्लोजिंग स्टॉक मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है 160 की। और लीफो मेथड ने क्या किया, जो 2 रुपीज वाली यूनिट थी लेटेस्ट वो इशू कर दी और क्लोजिंग स्टॉक को 1 रुपी पे दिखा दिया, जो लोएस्ट वैल्यू दिखा रहा है। तो यहां सिर्फ 80 रुपीज का स्टॉक है, यहां 160 का। स्टॉक की वैल्यूएशन में तो बहुत फर्क आ रहा है। वेटेड एवरेज ना 1 पे ले रहा है ना 2 पर, वो इस प्राइस फ्लक्चुएशन को 1 रुपए की चीज सीधे 2 रुपए की कर दी, बहुत ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन हो गया, वो इस प्राइस फ्लक्चुएशन को मैनेज कर दे रहा है और 1.5 पर ही इशू दिखा रहा है और 1.5 पर ही इसका क्लोजिंग स्टॉक भी आपको नजर आ रहा है। डिफरेंस आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है। तो जब भी कभी जो स्टॉक हम परचेज करते हैं उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन हो, तो फीफो और लीफो मेथड एकदम उल्टे रिजल्ट देते हैं। फीफो मेथड और लीफो मेथड एक स्पेसिफिक प्राइस को इशू कर देते हैं और रिमेनिंग पे वैल्यूट कर देते हैं। 1 रुपए वाले को इशू कर दिया, 2 पे वैल्यू कर दिया। 1 रुपए वाले को वैल्यूएशन के लिए ले लिया, 2 रुपीज वाला सारा इशू कर दिया। दोनों का उल्टा उल्टा चल रहा है ना। फीफो स्टार्टिंग वाले प्राइस पर इशू करेगा और जो लेटेस्ट प्राइस है उस पर वैल्यूट कर देगा, तो लेटेस्ट प्राइस 2 रुपए था उस पर वैल्यूट हो गया। अच्छा, लीफो क्या करेगा, लेटेस्ट को इशू कर देगा और ओपनिंग वाले पे वैल्यूट कर देगा। वेटेड एवरेज प्राइस फ्लक्चुएशन की सिचुएशन है बेस्ट है, वो कहता है कि ना महंगा ना सस्ता। अच्छा, फर्क क्या पड़ेगा इससे, फर्क ये पड़ेगा अगर आप फीफो मेथड लगा रहे हो तो आपका जो प्रोडक्ट है वो 140 में बन गया। हम ये मानते हैं मटेरियल एक प्रोडक्ट पर यूज हुआ है, जॉब है ना अलग अलग, तो हम अभी आप जॉब को समझते नहीं है। जॉब होते हैं एक अलग अलग काम, अलग अलग ऑर्डर आना, तो हम इसको प्रोडक्ट समझ लेते हैं। तो प्रोडक्ट बनाने में फीफो के हिसाब से 140 का मटेरियल इशू हुआ है, 1 रुपए वाले को इशू कर दिया इस पर। अच्छा, लीफो ने 220 में उस प्रोडक्ट को बनाया है, तो कभी तो प्रोडक्ट 140 का बन रहा है, कभी 220 का, बड़ा फर्क आ रहा है। ऐसे ही स्टॉक को देखो, यहाँ स्टॉक 160 का है, इसका मतलब हम पे बहुत सारा स्टॉक है, बहुत महंगा स्टॉक है। यहाँ सिर्फ 80 रुपीज का स्टॉक है। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन है। अगर यही 1 रुपी और 1 रुपी 10 पैसे या 20 पैसे होता तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लीफो 1.10 को इशू कर देता और 1 रुपी पे स्टॉक ले लेता, और फीफो क्या करता, 1 रुपी को इशू कर देता, 1.1 पे इशू कर देता। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये 1 रुपी से, ये 1.1 से, मान लो 2 रेट होते, तो फीफो इस पर इशू करता, इस पर क्लोजिंग स्टॉक लेता, और लीफो क्या करता, 1 पर क्लोजिंग स्टॉक लेता और 1.1 को इशू के लिए लेता। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक या तो 1 रुपए या तो 1 रुपए 10 पैसे।
या तो 1 रुपए का नजर आता या 1 रुपए 10 पैसे का नजर आता। और जो मटेरियल जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती वो 1 रुपी और यहां पर 1 रुपी 10 पैसे नजर आती, क्योंकि प्राइस में ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तो फीफो क्या करेगा, फीफो इसको इशू कर देगा, लीफो इसको इशू कर देगा। फीफो 1.1 पर क्लोजिंग स्टॉक ले लेगा, लीफो 1 रुपी पे क्लोजिंग स्टॉक ले लेगा। तो 1 रुपी और 1 रुपी 10 पैसे ऐसा कोई मेजर फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, वेटेड एवरेज क्या करता, 1.1 और 1 के बीच में वो 1.05 पे ले लेता, दोनों को कोई दिक्कत नहीं। पर प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, सीधे 1 रुपी से 2 रुपीज। तो कभी भी अगर प्राइस फ्लक्चुएशन होती है तो फीफो और लीफो के जवाब बिल्कुल उल्टे आते हैं, और प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बहुत डिफरेंट नजर आती है। ऐसी सिचुएशन में हमें वेटेड एवरेज मेथड लगाना चाहिए कि ओके सर, अब ये चीज लिखेंगे कैसे। इसका सिंपल सा तरीका है, क्वेश्चन ने पूछा है कि आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कौन सा मेथड अच्छा है, तो हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। एज पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू टू जॉब पॉइंट ऑफ व्यू कि जो हमारा मटेरियल इशू हुआ है जॉब पर या प्रोडक्ट की कॉस्ट बनी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज हाईएस्ट अंडर लीफो। लीफो ने इशू बहुत महंगे पे किया है, 2 रुपए वाला लेटेस्ट था उस पर, एंड लोएस्ट अंडर फीफो। ठीक है, ये हुआ पॉइंट नंबर 1। ए लिख देता हूं इसको, बी एज पर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू। ये दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि प्रोडक्ट कितने का बना और क्लोजिंग स्टॉक कितना है। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक फीफो में बहुत महंगा दिख रहा है, इट इज हाईएस्ट अंडर फीफो एंड लोएस्ट अंडर लीफो। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें नजर आ रही है। ठीक है, अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क पड़ता है प्रॉफिट के ऊपर। देखो, 1 मिनट के लिए रुकना, 1 मिनट के लिए रुकना, ठीक है, मेरी बात को सुनना। अगर जो आपने मटेरियल इशू किया है उसकी कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा तो प्रॉफिट कम। तो लीफो में कॉस्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो लीफो में प्रॉफिट कम आएगा। ओके, ऐसे ही स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक आपके पास लीफो में कम हो रहा है और मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा हो रही है, तो 220 कॉस्ट बहुत ज्यादा आपको नजर आ रही है और स्टॉक कम है, तो हमारी कॉस्ट ज्यादा लगी और हमारे पास जो स्टॉक बचा है वो बहुत कम है, तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। अच्छा, अगर यही फीफो में देखें तो फीफो में स्टॉक आपके पास बहुत ज्यादा है, एसेट आपके पास बहुत ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक कहां पर नजर आएगा, पी एंड एल के बाई साइड में। तो पी एंड एल के बाई साइड में होती है सेल्स, होती है क्लोजिंग स्टॉक होता है। बाई साइड जितनी स्ट्रांग होगी प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होगा। तो स्टॉक अगर ज्यादा है और कॉस्ट अगर कम है तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होती है और आपका मटेरियल कितने रुपए का इशू हुआ है, इससे आपके प्रॉफिट पर फर्क पड़ता है। प्रॉफिट अंडर लीफो विल बी लोएस्ट, क्योंकि आपका क्लोजिंग स्टॉक बहुत कम है लीफो में और मटेरियल की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, एंड हाईएस्ट अंडर फीफो। अब वेटेड एवरेज की मैंने कहीं बात नहीं करी इसमें, क्योंकि वेटेड एवरेज में सब कुछ मीडियम है। तो अगर प्राइस फ्लक्चुएशन होती है 1 रुपए सीधे 2 रुपए, 2 रुपए सीधे 5 रुपए, ऐसी सिचुएशन में हमेशा वेटेड एवरेज मेथड ही लगाना चाहिए। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट the use of weighted average evens out the
फ्लक्चुएशंस इन द प्राइसेस। देखो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हो रही है, लेकिन वेटेड एवरेज तब भी उसको एलिमिनेट कर रहा है, उसको एवरेज करके ले आ रहा है। अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड to the jobs and the cost of material in hand आपने जो मटेरियल इशू किया जॉब पर वो भी 1.5 के रेट से किया, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी 1.5 के रेट से, दोनों सेम है। फीफो और लीफो की तरह से नहीं है कि इशू महंगा है क्लोजिंग स्टॉक सस्ता है, इशू सस्ता है क्लोजिंग स्टॉक महंगा है। ये जो फ्लक्चुएशन थी प्राइस की उसके इफेक्ट को इसने एलिमिनेट कर दिया। तो इन द हैंड रिफ्लेक्ट ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म यानी एक जैसा, देन अंडर फीफो एंड लीफो। तो फीफो और लीफो के कंपैरिजन में ये ज्यादा यूनिफॉर्म प्राइस दे रहा है मटेरियल की कॉस्ट को इशू करने में भी और आपके स्टॉक की वैल्यूएशन में भी। ठीक है, ये होगा कब? जब प्राइस फ्लक्चुएशन होगी। अगर प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपके पास टोटल यहां पर हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं। इन्हीं 6 में से एक आपको एग्जाम में मिलेगा अगर आया तो ये 6 आपको पक्के करने हैं। जो मैंने 3 पहले दिए हैं वो बहुत ज्यादा आसान है। दस फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अरे सर ये तो सब हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, कोई बात नहीं बेटा, कुछ कुछ नई चीजें मिलेंगी। जैसे प्राइस फ्लक्चुएशन में कौन सा मेथड यूज करना है? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मेथड इज प्रीफर्ड ओवर लीफो एंड फीफो। ओके, ये क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन करने में आपको कितना टाइम लगेगा? देखो अगर ये पूरा क्वेश्चन आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन पूरा करने में मेरे ख्याल से मैक्सिमम 8 to 10 मिनट्स लगेंगे। फीफो से बनाना था, लीफो से, वेटेड एवरेज से, वो मेरे ख्याल से 8 से 10 मिनट में बन जाएगा। और उसके बाद में बताना था कि भाई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में एक तो लेना है कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू है वो कितनी है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, प्राइस फ्लक्चुएशन होगी तो हमेशा वेटेड एवरेज जीतेगा। ओके, टोटल 6 क्वेश्चन है, उसमें से ये एक अच्छे क्वेश्चन में से था। शुरू के 3 तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये एक अच्छे क्वेश्चन में से था जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशन की सिचुएशन में किसको सेलेक्ट किया जाए, तो वेटेड एवरेज को यहां पर सेलेक्ट किया जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पूरे को। ला 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 ला, मैंने सोचा न था। वाह 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 वाह। हमारे पास में आज की क्लास में अगर हम लोग देखें तो हमने एक तो 26 करा जिसमें ऑप्टिमम स्टॉक वाला पॉइंट समझा, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके अलावा वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन हो गया, स्टोर लेजर समझा, 3 मेथड होते हैं समझा, एक स्टोर लेजर का हमने क्वेश्चन भी उठा लिया 40। 2 क्वेश्चन अभी हमारे पास बचे हैं, 2 क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में है। तो एक बार 3 क्वेश्चन होमवर्क में आपके पास जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है 37, 38 और 39, ये बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। 37, 38, 39
ये क्वेश्चन आप करके आना, इनके अंदर कुछ छोटे छोटे से पॉइंट हैं जिसमें आप फंसोगे, आप दिमाग लगाना उन्हें करना। कल इनके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं कल वो सारे कंसेप्ट में लिखवाऊंगा। आप लोग अब इस लेवल पर आ गए हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर खत्म है, और कल की क्लास में आप लोग के लिए सरप्राइज है। कल की क्लास में बेसिकली मेरे को आप लोग को पूरा का पूरा मटेरियल चैप्टर रिवाइज करवाना है, ए टू जेड जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है वो सारा का सारा हम लोग रिवीजन करेंगे, और इतनी स्पीड से करेंगे कि बस आप कहोगे कि सर इस तरह से कैसे पॉसिबल है इतनी तेज कर पाना। होता क्या है, हमने देखो इतना पूरा एक चैप्टर पढ़ा, अभी तो आगे हमारे पास 14 चैप्टर्स हो रहे हैं। जब हम 3-4 चैप्टर के बाद पहुंचेंगे तो क्या हमें ये सब कुछ याद रहेगा? प्रैक्टिकल बात ये है कि धीरे धीरे ना पुरानी चीजें ब्लर होने लग जाती हैं। तो इस तरीके का पूरा रिवीजन सिस्टम मैंने सेट किया हुआ है जिसमें आपका बिल्कुल कम टाइम लगेगा और एक एक चीज आपको 100% रिवाइज हो जाएगी, ये गारंटी की बात है। तो पूरा एक सिस्टम है, वो सारे सरप्राइज हैं आप लोग के कल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो रिवीजन आपका होगा, और आप मतलब इसके एक्सपर्ट हो जाओगे कि खड़ैक 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 सारी चीजें एकदम सोल्व हो जाएंगी, मतलब मजेदार होने वाला है। और बहुत मेहनत करके वो पूरा का पूरा सिस्टम बनाया है मैंने, वो आप लोगों के लिए कल के लिए सरप्राइज है। कल की क्लास में आप लोग जब आएंगे ये तीनों के तीनों क्वेश्चन करके आएंगे, और मटेरियल का एक बार पूरा ओवरऑल पूरा मटेरियल चैप्टर एक बार देखा ना। कल जब हम रिवीजन करेंगे और दो क्वेश्चन करेंगे कल, सिर्फ एक 41 एक 42, बस दो क्वेश्चन करके अपना टाइम बाकी रिवीजन पे देंगे। और स्टोर लेजर के कुछ कंसेप्ट्स जो बच्चे हैं, जो मैंने स्पेशल स्पेशल केस छोड़ा है, वो स्पेशल केस लिखेंगे। उस स्पेशल केसेस को समझने के लिए आपको 37, 38 और 39 ये करके आना है। देखो स्टोर लेजर में टोटल 6 क्वेश्चन है, 37, 38, 39, 40, 41, 42। तीन मैं करवा रहा हूँ, तीन आपको करने हैं, ठीक है ना? तो आप लोग इन तीन को करके आइए। जितने भी पॉइंट अटकेंगे कल देखना, कल शॉर्ट में एक कंसेप्ट लिखवाऊंगा, उस कंसेप्ट के अंदर सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे ए टू जेड। और क्वेश्चन जो आएगा इन्हीं 6 में से एक आएगा जब भी आएगा। तो ये आपको करके आना है पक्का। और उसके अलावा कल के लिए आपके लिए सरप्राइज है, कल वाली क्लास में पूरा का पूरा एक तो रिवीजन ए टू जेड जितना भी मटेरियल है, मतलब चुटकियों में रिवीजन होगा, चुटकियों में। और उसके बाद में मटेरियल रिटेन कैसे रखना है वो पूरी चीज समझाऊंगा, एग्जाम तक कैसे रिवीजन करना है वो सारी चीज समझाऊंगा। लेकिन कल आप लोग ये होमवर्क करके आएंगे। तो कल हमारी होगी मटेरियल की लास्ट क्लास, जिसके अंदर हम रिवीजन करने वाले हैं, और बहुत सारे सरप्राइज आप लोगों के लिए हैं। लेकिन सरप्राइज मिलेंगे आपको कल, कल ही बताऊंगा क्या करवाने वाला हूँ। ओके जी, सबको टाटा बाय बाय।